Hello guys, welcome back to our channel part 1 Rebirth बॉस की अजीब पत्नी। चैप्टर 1 रीबर्थ ऑफ ईशा। माया आराम से सो रही थी लेकिन तभी अचानक उसे अपने ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। पहले तो उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा होता है, लेकिन जब उसे अपने पूरे शरीर पर किसी के छूने का एहसास होता है तो वह जब से अपनी आंखें खोल देती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन फिर भी इस अंधेरे के बीच माया अपने ऊपर मौजूद शख्स को देख पा रही होती है। उसके शरीर की गर्माहट को अपने ऊपर महसूस कर पा रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करे। पूरी ताकत से उस इंसान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह हिलना शुरू करती है उस इंसान की पकड़ उसके ऊपर और मजबूत हो जाती है। माया चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती वो इंसान उसके होठों पर अपनी होंठ रख देता है। उस इंसान के होठों के गर्माहट को महसूस करके माया बिल्कुल थम से जाती है। उसका दिल बिल्कुल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा होता है। काफी देर तक उसके होठों को चूमते हुए वह इंसान जब माया को जमा हुआ महसूस करता है तब उसके होठों पर काट लेता है, जिससे माया की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह अपना मुंह खोल लेते हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो इंसान उसके मुंह में अपनी जीभ सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए उसे फ्रेंच किस करने लगता है। धीरे धीरे माया खुद को खोने लगते हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी मर्द ने उसे छुआ था। अपने पूरे शरीर पर अजीब अजीब एहसासों को महसूस करते हुए माया बिल्कुल खो जाती है। कुछ समय बाद उसे उस इंसान के होंठ और उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होते हैं। अगले दिन माया सो रही होती है, लेकिन धूप की वजह से उसकी नींद खुलने लगती है और वो कसमस आते हुए उठ जाती है। उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या करे, क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक एक करके बीती रात की सारी बातें बिल्कुल किसी फिल्म की तरह अलग अलग सीन्स में उसके दिमाग में घूमने लगती है। अपने सर पर हाथ रखते हुए माया अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है, ओ माय गॉड, इसका मतलब वह सब सपना नहीं था, आज की हकीकत थी मेरे साथ वो आदमी। ये सोचकर माया अपनी आंखें खोल लेती है। उसे समझ नहीं आता क्या क्या रहा है। आज तक तो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसने अपने घर के मेन डोर पर ताला भी मारा था, फिर बिना चाबी के, और उसके घर में घुसकर उसके साथ यह सब कैसे कर सकता था। माया के सब सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर के निचले हिस्से में उठ रहा दर्द से कुछ भी भूलने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर अचानक से उसे उस आदमी की बात याद आती है। जो तुम चाहती थी वही तो हो रहा। ये याद करके माया इधर उधर देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि अभी भी उसके बगल में वह आदमी लेटा हुआ है अपने पेट के बल। उसे देखकर माया बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि जैसे इंसान को देख रही थी उसकी जगह कोई दूसरा भी होता तो वह भी ऐसे ही चौंक जाता। बिल्कुल गठीला सुडौल शरीर, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सिक्स पैक एप्स और बिल्कुल करीने से तराशा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म स्टार हो। माया के लिए ये नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। अपना हाथ उठाकर जैसे ही उस इंसान को छूने के लिए आगे बढ़ाती है, उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है, आ। लेकिन उसके बगल में लेटा हुआ इंसान उसकी आवाज सुनकर उठ ना जाए, इस डर से तुरंत अपने हाथ अपने मुंह पर लगाकर अपना मुंह बंद कर देती है। फिर आयरानी के साथ अपने हाथों को देखने लगती है। हड़बड़ाहट में जब वह इधर उधर देखती है तब और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल किसी अनजाने कमरे में होती है। अब उसे और भी ज्यादा डर लग रहा होता है, ये सोच सोच कर कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि ना तो वह उसका घर था, ना ही उसका कमरा, नहीं उसका बेड, और ना ही जो शरीर वह देख रही थी वह उसका शरीर था। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो उसके गोरे पतले हाथ इतनी मोटे और काले हो गए। माया घबराहट में खुद को चद्दर से ढक लेती है और डरते हुए सोचने लगती है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर उसके दिमाग में किसी और इंसान की यादें आने लगती है। कोई और इंसान जो बिल्कुल अलग सा था, जिसकी हर बात अलग थी, क्योंकि वह कोई दूसरी लड़की थी। एक साथ इतनी सारी यादों के कारण माया का सर पकड़ लेती है। फिर लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करती है और कहती है, इसका मतलब है कि जो चीज में सिर्फ कहानी पढ़ती थी आज वो सच हो गई, मेरा पुनर्जन्म हो गया। माया अपनी आंखें बंद करके खुद को चद्दर से ढक लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या करे। इस समय उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा होता है। हमसे अच्छी लगती है किताबें पढ़ना, नई नई एक्साइटिंग नोवेल्स पढ़ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे उसी नोवेल का कैरेक्टर बना दोगे जो क्यों पिछले 15 दिन से पढ़ रही है, और वह भी एक मोटा सा भद्दा सा काला सा साइड कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया है। अपनी किस्मत को कोसते हुए माया अपना से तकिया में छुपाकर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इस तरह से हिलने की वजह से जिस बेड पर वह सो रही थी वह बेड भी हिलने लगता है, और इस बात से अनजान माया को ये पता भी नहीं चलता कि उसके बगल में मौजूद इंसान अब जाग चुका है और अपनी गहरी आंखों से बस उसकी हरकतों को भी नोटिस किए जा रहा है। अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजर को महसूस करके माया हल्का सा सेल उठाकर अपने बगल में देखती है और देखती ही रह जाती है। ओ माय गॉड, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना अच्छा कैसे देख सकता है। इसका मतलब कि कहानियों में वह जो राइटर्स लिखते हो बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखते हैं।
अभिमन्यु बस अपनी आंखों से माया को देखे जा रहा होता है। माया को देख देखकर उसकी आंखें दर्द होने लगती थी। कहाँ उसने सोचा था कि जब पहली बार वह ऐसा कुछ करेगा तब एक बहुत सुंदर लंबे बालों वाली, गोरी से लंबी टांग वाली, पतली कमर वाली लड़की होगी। कितने सपने सजाए थे और देखो आज सुबह उठने पर से क्या दिख रहा है। बिल्कुल रात की तरह काली और 103 किलो वजन वाली लड़की के साथ उसने अपना फर्स्ट टाइम शेयर किया होता है। इस समय अभिमन्यु सक्सेना के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। इंसान कुछ भी सोच ले, भगवान वही करता है जो उसे करना होता है। अभिमन्यु को भगवान की करनी पर गुस्सा आ रहा था। माया को तो अभिमन्यु बहुत पसंद आ गया था, उसकी तो लॉटरी लग गई थी। अरे अपने पिछली जिंदगी में एक क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए उसे दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती थी। लॉयर बनने के बाद उसके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा। दिन भर या तो केसेस नहीं तो फिर लॉ फर्म के अंदर मौजूद काम। पूरी 27 साल की वजन थी वो, और अब जब उसने किसी के साथ सेक्स किया तो उसकी ब्यूटी का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वह एक 18 साल के कद्दू के अंदर जो आ गई थी। नहीं काले कद्दू के अंदर। माया सोचने लगती है कि आगे स्टोरी में क्या था। उसे पता है जिस लड़की के शरीर में वह आई थी उसका नाम ईशा था। ईशा के मम्मी पापा नहीं थे, वह अपने दादाजी के साथ रहती थी। क्योंकि ईशा बचपन से अकेली थी इसलिए उसके दादाजी ने उसको कुछ ज्यादा ही प्यार लुटाया था। इतना प्यार लुटाया था कि उसका वजन 103 किलो हो गया था। लेकिन इसके बाद भी उसके दादाजी ने उसे कभी खाने पीने से नहीं रोका, इसलिए वह और मोटी हो रही है। वरना 18 साल की उम्र में जहां लड़कियां अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पड़ाव से गुजर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ईशा बस अपनी भूख शांत करने में लगी रहती है। क्योंकि इस बुक को 1990 के टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा गया होता है, इसीलिए इस समय लड़कियों की शादी 18 साल तक की उम्र तक हो जाती है। लेकिन ईशा की शक्ल और उसके वजन के कारण कोई भी उसे शादी करने को तैयार नहीं होता है। दादाजी बेचारे उसके रिटायर्ड सोल्जर होते हैं, इसलिए गांव में उनकी बहुत इज्जत होती है। लेकिन ईशा के मामले में ये भी काम नहीं आती। फिर एक दिन उनसे मिलने उनके पुराने दोस्त जो कि उनके साथ मिलिट्री में था उसका पोता आता है, अभिमन्यु सक्सेना, जिसके दादाजी मिलिट्री से रिटायर होने के बाद शहर चले गए थे। अभिमन्यु जो कि उस गांव में किसी काम की वजह से आया था, अपने दादाजी की बात याद कर कर उनके दोस्त से मिलने चला आया। अभिमन्यु को देखते ही पुरानी ईशा को बहुत पसंद आ गया, लेकिन उन्हें पता था कि अभिमन्यु कभी हाँ नहीं करेगा, इसलिए ईशा ने अपने दादाजी से जिद की और उन्हें मना लिया। और फिर दोनों ने मिलकर अभिमन्यु के खाने में दवा मिला दी और फिर ईशा ने खुद को उसके ऊपर फोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे कौन से जादू टोने की वजह से इन सब चीजों के बीच अपने कमरे में आराम से सो रही माया ईशा के साथ बदल गई। प्लान को याद करके माया की आंखें फैल जाती है। उसे अचानक से याद आता है कि ईशा ने अपने दादाजी से कहा था कि वह सुबह सुबह जाकर पड़ोस वाली आंटी को यहाँ बुलाया है, ताकि जब मौका बने तो कोई एक जन हो जो कि ये देखे कि आखिर अभिमन्यु ने किस तरह से ईशा की इज्जत लूट ली। इस बात को सोचकर माया तुरंत सीधा होकर बैठ जाती है। नहीं चाहती थी कि उन तीनों के अलावा किसी और को इस बारे में पता चले। आखिर ईशा तो अनजान जी सब चीजों से, लेकिन उसने तो पूरी कहानी पढ़ रखी थी। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इन सब हड़बड़ाहट भूल जाती है कि उसने कुछ नहीं पहना था। और अभिमानी अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। उसके बैठने की वजह से चद्दर कर जाते हैं। पहले से उसका शरीर इतना मोटा होता, उस पर चद्दर तो वैसे ही छोटा पड़ रहा था। उसकी इस तरह की हरकत देखकर अभिमन्यु अपना फिर दूसरी तरफ घुमा लेता है। उससे सच में अब और देखा नहीं जा रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि रात में मैं पक्का अंधा हो गया था, तभी तो मैंने वो सब कर लिया। माया जानती थी क्यों ऐसी दिखती है कि उसकी तरफ इतना हैंडसम लड़का दूसरी बार पढ़कर देखेगा भी नहीं। और अगर अभिमन्यु इस तरह के लोगों में ना भी हो जो शरीर को देखकर इंसान को जज ना करे, लेकिन फिर भी उसने जो अपने दादाजी के साथ मिलकर किया था उसके बाद तो कोई भी अच्छा आदमी है, बुरा आदमी उसे कभी माफ नहीं करता। जहां अभिमन्यु कल रात के नशे की वजह से अभी भी हैरान था और माया को देख रहा था, वो और माया अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बाहर मौजूद दादाजी इधर से उधर चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वह भी अभी मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो भी एक सोल्जर थे, रिटायर ही सही, लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने से उन्हें बहुत दुख हो रहा था, वो भी अपने दोस्त के पोते पर। लेकिन अपनी पोती के सामने वह मजबूर थे। आखिरकार दादाजी अपना मन बना लेते हैं और अंगने में शरबत पी रही कमला जी के पास जाकर उन्हें उनके साथ चलने का इशारा करते हैं। सिर दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। वही कमरे के अंदर मौजूद दोनों लोग खटखटाने की आवाज सुनकर बिल्कुल जम से जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में अभिमन्यु अपनी आंखें बंद करता है और माया की तरफ हल्की सी नजर डालता है। माया एक तो पहले से ही घबरा गई थी दरवाजे की आवाज सुनकर, ऊपर से अभिमन्यु की नजर उसे खुद के ऊपर कांटों की तरह चुभ रही होती है। वह अपने मन में रो रही होती है, अरे मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मुझे इस तरह से देखना बंद कर दो। अरे ऐसा क्यों होता है कि किसी और का फैलाया रायता हमेशा मुझे समेटना पड़ता है। चैप्टर 2 मोती कलिकड़ू। माया को शर्म और डर दोनों लग रहा होता है, क्योंकि पता था रात के अंधेरे की वजह से अभी मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा होगा। अभी उसकी शक्ल देखकर कहीं बेचारे अभिमन्यु को सदमा ना लग जाए।
और डर लग रहा होता है क्योंकि उसने उस किताब के अंदर पढ़ा होता है ईशा की लाइफ आगे चलकर कैसी होगी। बिल्कुल इसी तरह दोनों दादा पोती मिलकर अभिमन्यु को फंसा देते हैं। अभिमन्यु एक अच्छा लड़का होता है, उसके साथ साथ आर्मी में इतनी कम उम्र में जनरल की पोस्ट पर पहुंच चुका होता है उसकी स्पेशल स्किल्स की वजह से, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटते हुए वह ईशा से कोर्ट मैरिज करता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। अभिमन्यु के जाने के 2 महीने बादशाह को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और ठीक 8 महीने बाद वह बच्चे को जन्म भी दे देती है। एक नहीं बल्कि दो बच्चे, ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे होने के तुरंत बाद उसके दादाजी मर जाते हैं। हमेशा से अपने दादाजी के सहारे रही ईशा के लिए जिंदगी काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके साथ साथ उन दोनों बच्चों का भी बुरा हाल होता है। कई लोगों से कर्ज लेकर किसी तरह से ईशा अपना ध्यान रखती है। पहले तो बहुत बार अभिमन्यु को कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर बाद में उसने हार मान ली और किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगी। एक दिन उसके चाचा की बेटी उससे मिलने के लिए आए और अपने परिवार, पति और बच्चों की तारीफें करने लग गई। उसे बताने लग गई है कैसे उसके पास सब कुछ है और ईशा के पास कुछ नहीं है। इस बात से चढ़कर ईशा को गुस्सा आ गया। उर्वी उसे वैसे भी पसंद नहीं थी क्योंकि वह और भी की थी जो उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती थी और उर्वी के परिवार वालों ने उसे बहुत परेशान भी किया हुआ था, इसीलिए वह उर्वी को वहां से निकाल देना चाहती थी और इसी कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर के मर जाती है। इस किताब के अंदर तो इतनी ही कहानी रहती है ईशा की। ईशा की दर्द भरी जिंदगी के बारे में सोचकर माया अपना सर कंबल में से बाहर निकालती है और ठान लेती है कि चाहे जो भी हो जाए इस तरह की जिंदगी उसे नहीं चाहिए। अगर वह यही इस किताब की कहानी में जीने वाली है तो अपनी किस्मत से बदल नहीं पड़ेगी। इसीलिए दरवाजे की तरफ देखकर वह हल्का से चिल्लाकर कहती है, कौन है? बाहर खड़े दादाजी अपनी पोती की आवाज सुनकर राहत की सांस लेते हैं और नाटक करते हुए, बेटा देख तेरे से मिलने कमला चाची आए हैं तेरी, खुशी के साथ साथ इस तरह से कहते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। वही कमला चाची के चेहरे पर एक घिन भरी मुस्कान रहती है और वो सोचने लगती है, शांत जैसी है फिर भी शादी करनी है और ये इसके दादाजी तो इससे ऐसी बात करते हैं जैसे इनकी पोती कमल की पंखुड़ियों जैसी हो। अरे ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा भला जो थोड़ी सी दूर चलकर ही अपने लगती हो, इतनी मोटी है पता नहीं बच्चे भी ठीक से होंगे भी कि नहीं होंगे। इतना खाती है कौन से घर में ब्याह होगा इसका, इससे तो गांव के कोने में रहने वाला लंगड़ा भी शादी ना करे। उनकी बात सुनकर ईशा थोड़ा गुस्से और इरिटेशन के साथ कहती है, वही कमला चाची ना जो सबके घरों में जाकर इसकी चुगली उससे और उसकी चुगली इससे करती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, पूरे गांव में घूम घम कर यही मेरी सबसे ज्यादा बुराई करती है। ये क्या देखेंगे मेरे लिए रिश्ता पता चला ऐसी जगह बांध दिया जहां मेरी जिंदगी जहनुम बन गई। अपनी बातें खत्म करते हैं माया के दिमाग में कमला चाची की इमेज आने लगती है, कैसे वह हर बार ईशा को चिढ़ाया करती थी और उसे सारे गांव के सामने मोटी कद्दू बहस मंदबुद्धि कहकर बुलाया करती थी। उसके मन में अपने आप ही कमला चाची के लिए गुस्सा उभरने लगता है और वह एक बार फिर से जोर से कहती है, लेकिन मुझे पता है वह औरत इतनी आसानी से जाएगी नहीं जब तक उसे कुछ खाने को ना मिले, इसलिए अगर वह चुपचाप बाहर ना निकले ना तो अपनी लकड़ी से मार मार के घर से बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद तीनों लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं। अभिमन्यु सोच रहा होता है, इसका तो प्लान ही हता है मुझे फंसाने का, फिर ऐसे क्यों कह रही है? दादाजी मेरी पोती कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, अचानक ने तरकीब क्यों बदल दी? और वही पूरी बेइज्जत हो चुकी कमला चाची गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर जाते हुए बड़बड़ आने लगती है, मारी मारी सांड कहेगी कोई रिश्ता नहीं आएगा तेरे लिए, कुंवारी मरेगी तू, अरे तू क्या मुझे निकाले कि मैं खुद जा रहे हो, तेरे जैसे की शक्ल देखूंगी तो रात में जो भी कुछ खाया था सब उल्टी हो जाएगी। कमला चाची तो चली जाती है लेकिन दादाजी घबरा जाते हैं, वह सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिल्कुल सही समय पर तरकीब बदल गई, इसलिए दरवाजे पर कान लगाकर खटखट आते हैं, पूछते हैं, बेटा तूने ऐसा क्यों कहा, कुछ हुआ है क्या? अपने दादाजी की बात सुनकर माया हल्का सा मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ दादाजी आप जाए। अभिमन्यु ईशा और उसके दादाजी के बीच में चल रही सारी बातों को सुन रहा होता है, इसी बीच वो बेड से उठ करके तुरंत अपने कपड़े एक झटके में पहन लेता है। दादाजी सोचने लगते हैं कहीं अभिमन्यु ने उनकी ईशा को ज्यादा परेशान तो नहीं किया, इसलिए हल्के गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, कहीं और छोरे ने तुझे परेशान तो नहीं किया, मुझे बता मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान बाकी है। इतना कहकर दादाजी अपनी लकड़ी को जोर से समझ में पड़ सकते हैं, उनकी बात सुनकर अपनी बेल्ट लगा रहा है अभिमन्यु एक सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर 5 उंगलियों के निशान रहते हैं और सोचने लगता है, मैंने परेशान किया कब, कैसे? ईशा अपने दादाजी की बात सुनकर कंबल उठाकर खुद को उसमें लपेट लेती है और अपना सिर शर्म के मारे ढक लेती है और सोचने लगती है, अरे आपको पता नहीं अपनी फोटो का साइज कोई चाहकर भी उसे परेशान नहीं कर सकता, उसके बाद भी आप इतने सवाल कर रहे हो, अगर इस शरीर के साथ में किसी के ऊपर हाथ रख दो ना तो भी उसके शरीर पर 5 उंगलियों के निशान आ जाए यहाँ तो। हे भगवान मुझे और नहीं सोचना। ईशा अपना सर कंबल में ही छुपाते हुए दबी आवाज में कहती है,
मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ, क्या आप मुझे देखे, जाइए जाकर चिकन ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गई हूँ। ईशा की बात सुनकर दादाजी को समझ में आ जाता है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। वो कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, और वह खुशी खुशी अपनी पोती के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए जाने लगते हैं। ये वह समय रहता है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, खाने की चीजें खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि ईशा ने कहा होता है इसीलिए उसके दादाजी कुछ भी कर सकते थे, तो बस अपना डंडा लेकर चल पड़ते हैं बाजार की तरफ। दादाजी की लकड़ी की आवाज धीरे धीरे उनके घर से बाहर निकलते ही कम होने लगती है और माया एक गहरी सांस लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अलावा भी इस कमरे में कोई और है, और वह बुरी तरह से शर्माते हुए बिना अभिमन्यु को देखे कंबल के अंदर से ही कहती है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब जो भी हुआ है इसमें सारी गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं है। अभिमन्यु ईशा को देख रहा होता है, लड़की चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो, इसकी आवाज बड़ी सुरीली होती है, इतनी मीठी आवाज ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। आज से पहले न जाने कितनी ही सुंदर लड़कियों से वह मिला है, लेकिन इतनी अच्छी आवाज किसी की नहीं है। अभिमन्यु फिर भी उसके साथ जो भी कुछ हुआ रात में वह भूल नहीं सकता था, इसीलिए हल्के से गुस्साए आवाज में कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब करने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? माया सोचने लगती है, फिर कुछ सोचकर रोने की आवाज में कहती है, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद देख लूंगी, आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि सारी गलती मेरी ही थी। उसकी रोने भरी आवाज सुनकर अभिमन्यु के मन में जो गुस्सा था वह कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि भले ही यह सारी करनी ईशा की हो, लेकिन वह मना नहीं कर सकता था कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, आखिर इन सब में थोड़ी गलती उसकी भी तो है। 18 साल की छोटी सी बच्ची क्या जाने इन सब चीजों का मतलब, उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वह जिम्मेदारी उठाएगी, लेकिन अगर अभी वह यहाँ से चला जाता है तो ईशा के साथ साथ उसके दादाजी को भी सारे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे तो भले ही अभिमन्यु अपने मन में कुछ भी सोचे, कितनी ही हमदर्दी दिखाए, लेकिन उसका दिमाग बार बार उससे यही कह रहा था, 18 साल की छोटी सी बच्ची, अरे उसके हाथ तेरे हाथों से मोटे हैं, उसके पैर तेरे पैर से मोटे हैं, उसकी स्किन तेरी स्किन से 10 गुना ज्यादा काली है, उसके कंधे उसका पेट तेरे शरीर से 5 गुना ज्यादा मोटा है, उसकी शक्ल बताने लायक ही नहीं है, आखिर वह छोटी सी कैसे है? अभिमन्यु एक गहरी से सांस लेता है, फिर कंबल में पूरी तरह से लिपटी ईशा की तरफ देखता है, जिसका सिर्फ गोलसा सर ही दिखाई दे रहा होता है, और विश्वास भरी आवाज में कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उठा लूंगा तुम्हारी जिम्मेदारी। उसकी बात सुनकर कंबल में छुपी ईशा पूरी तरह से हैरान रह जाती है, उसे किताब में लिखी हुई असली ईशा की जिंदगी याद आने लगती है, जो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी एक विधवा की तरह जीवन जी रही होती है। अरे उसके बच्चों के तो ये भी पता नहीं होता कि उसके पापा कहाँ है, किधर है, सिर्फ नाम के अलावा, इसीलिए इस तरह की विधवा वाली जिंदगी उसे नहीं जीनी। इसलिए बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे माया अभिमन्यु से भी ज्यादा विश्वास अपनी आवाज में भरते हुए कहती है, अरे मैंने कहा ना, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो के यहाँ से जाए, कोई आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, दादाजी से भी मैं बात कर लूंगी। अब उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है। यह नहीं चाहती कि मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊं, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, आखिर यह क्या सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत है, और फिर इसके दादाजी ने हाँ कैसे कर दी, यह हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन माया की आवाज से तो यही लग रहा था कि वह सच बोल रही है। लगता है माया भूल चुकी है कि वह 40 साल पहले आ चुकी है, यह उसकी दुनिया नहीं है जहां ये सब चलता है, ये गांव की दुनिया है जहां ये सब बिल्कुल नहीं चलता। पता नहीं ये लड़की आगे क्या करने वाली है। माया के ऊपर आप लोग ध्यान मत दीजिए, अभिमन्यु के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर वह क्या करेगा, क्या वह माया को छोड़कर चला जाएगा या फिर उससे शादी कर ले और फिर उसे छोड़कर जाए। सीरियसली इन दोनों की बातें सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। चैप्टर 3XXXXL। अभिमन्यु को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके खाने में नशे की दवाइयां मिलाना, फिर सुबह उठते ही कमला आंटी का यहाँ पर आना, क्या ये सब इसलिए नहीं था ताकि वह इसकी जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर हो जाए? फिर अचानक से यह अपनी बात से पलट क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मुझसे शादी करनी ही नहीं थी? कैसे हो सकता है? माया अभिमन्यु को उसी की जगह पर खड़ा देखकर कंबल में से अपनी आंखें बाहर निकालते हुए कहती है, आप अभी भी यही खड़े हैं? अरे जल्दी से तैयार हो जाए, आपको ट्रेन नहीं पकड़ने, जल्दी करिए वरना आप दिन की इकलौती ट्रेन जो शहर तक जाती है मिस कर देंगे। ईशा को इस तरह खुद को भगाते हुए देखकर अभिमन्यु दंग रह जाता है। उसके इतना कहने पर भी जो उन्होंने अपनी जगह से नहीं मिलता, तब वह अपना कंबल हटाते हुए अपने मोटे मोटे पैर बाहर निकालती है और कहती है, वैसे भी आप यहाँ खड़ा होकर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए जल्दी से बाहर जाए, मुझे भी बाहर आना है।
उसकी ये हरकत देखकर अभिमन्यु तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए हल्के से गुस्से में कहता है, तुम्हें इस तरह से बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक मिशन कंप्लीट करना है, मुझे 1 महीना दो, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। उसकी बात सुनकर माया पूरी तरह से कंबल से बाहर निकलते हुए सोचती है, नहीं करनी शादी यार, जाऊंगा क्यों पीछे खड़े हो। और फिर उठकर रूम की दूसरी तरफ जहां पर उसके कपड़े पड़े थे वहां जाकर अपनी सलवार खोलकर देखती है और एकदम दंग रह जाती है और हैरानी के साथ खुद से ही कहने लगती है, इतनी बड़ी सलवार कौन सा साइज है, ये XXXXL है क्या? अच्छा है जो इस समय में पैसे बचाने के लिए लोग घर में ही कपड़े बनाया करते थे, वरना मेरे समय में तो मॉल में इस टाइप के कपड़े कभी मिलेंगे ही नहीं। वो सलवार इतनी बड़ी थी कि उस सलवार की एक पैर वाला हिस्सा किसी के लिए घाघरा बन सकता था। माया अपने सारे कपड़े पहन लेती है और फिर वही उस कमरे में मौजूद मीडियम साइज के शीशे को पकड़कर खुद को देखने लगती है और जो हो देखती है ना उससे उसकी चीख निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से खुद को रोकते हुए माया अपने मुंह को अपने हाथ से बंद करती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर अपना सामान समेट रहा अभिमन्यु ईशा की चीख सुनकर एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर थोड़ा आगे बढ़कर दरवाजे से अपना कान हटाते हुए कुछ देर सुनने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा दूर हटे हुए वापस अपने बैग सेट करते हुए सोचने लगता है, सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने अभी सी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अंदर कमरे में माया एक हाथ से शीशा पकड़े हुए और दूसरे हाथ को अपने मुंह में लगाए हुए रोने लगती है और सोचने लगती, हे भगवान, हे भगवान, इतना गंदा चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पूरा चेहरा बिल्कुल कद्दू की तरह फूला हुआ है, जगह जगह छोटे छोटे दाने हुए हैं, चेहरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा मोटापे के अलावा। पेट तो इतना बड़ा है जैसे लग रहा है 1 नहीं 10-10 पेट हो। माना आवाज अच्छी है लेकिन सर आवाज से क्या होगा। माया बुरी तरह से परेशान हो जाती है, कोई भी लड़की होगी आखिर 18 साल की उम्र में कितना वजन किसका होता है, वह भी एक ऐसे समय में जहां पर ज्यादातर लोग खास करके गांव में रहने वाले लोग तो गरीबी में ही जीते थे, जहां पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसी जगह पर इतने मोटे शरीर वाले लोगों का मिलना एकदम नामुमकिन सा है। गांव तो छोड़ो, शहर में भी ऐसे लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। माया जी शरीर में थी, शरीर में सिर्फ मोटापा ही भरा हुआ था। 18 साल की उम्र में 103 किलो वजन वाली लड़की जो 4 कदम चलकर ही लंबी गहरी सांसें लेने लगती थी। बाल भी कुछ खास थे नहीं जिनकी वजह से वह थोड़ी और अच्छी दिख सके। हाँ, देखने लायक कुछ था तो वह उसकी आंखें थी, बिल्कुल गहरी काली आंखें और एकदम लंबे लंबे पलक, लेकिन इतने से भी कुछ नहीं था। माया बहुत परेशान थी, कहाँ उसका 0 फिगर और कहाँ इस ईशा का 103 किलो वाला फिगर। इतना डिसबैलेंस उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया था। तभी माया को बाहर से खटपट की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी सामान को उठाकर कहीं रख रहा था। अभिमन्यु अभी बाहर है, ये बात याद करके ईशा तुरंत अपने कपड़े उठाती है और जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करके तुरंत अपने कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाहर जाने से पहले एक बार ईशा दरवाजे पर अपना कान टिकाकर बाहर क्या चल रहा है इसको सुनने की भी कोशिश करती है। वैसे भी उसकी हिम्मत नहीं थी इस तरह के लुक में बाहर जाने की। अरे पहले तो उसने भी अपना चेहरा नहीं देखा था इसलिए ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन अब तो वह अपने आप को देख चुकी थी ना। अब कैसे अभिमन्यु जैसे इतने हैंडसम लड़के के सामने वह इस तरह की शक्ल और सूरत लेकर जाए। दूसरी तरफ बाहर अभिमन्यु अपनी सारी पैकिंग खत्म कर लेता है, फिर दरवाजे की तरफ एक नजर डालकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और सोचता है, जिंदगी भी कैसी है ना, क्या क्या हो जाता है। कल रात तक मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक था, मैं तो सिर्फ अपने दादाजी के पुराने दोस्त से एक बार मिलने आया था। अगर वह इतना जिद नहीं करते तो मैं कभी यहाँ खाने के लिए नहीं रुकता, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक रात का खाना मेरे लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। ईशा के मोटे पैर याद करके अभिमन्यु के पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ जाती है। उसे हमेशा उसकी माँ कहती थी कि उसके लिए बिल्कुल परी जैसी लड़की खोजेगी। आज तक न जाने कितनी ही लड़कियों को उसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अभिमन्यु के लायक नहीं है वो। शायद उन्हीं में से किसी का श्राप अभिमन्यु को लगा होगा, जो अब वह एक ऐसी लड़की के साथ फंस गया था जिसके लायक खुद अभिमन्यु ही नहीं था। लेकिन फिर भी अभिमन्यु सक्सेना तो अभिमन्यु सक्सेना है ना, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता। भले ही सारी गलती उसकी क्यों ना हो, लेकिन कुछ गलती तो उसने की ही है, इसीलिए अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इतना सोचकर अभिमन्यु दरवाजे की तरफ फिर से देखता है और कहता है, मेरे लिए मेरा आर्मी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर तुमसे फिर से कांटेक्ट करूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। वैसे भी मुझे शादी के लिए अपने सीनियर्स की परमिशन चाहिए, बस एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर लो। अभी के लिए मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। शादी की बात पर अभिमन्यु की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों साफ साफ महसूस कर सकता था। माया अभिमन्यु की बात सुनकर दंग रह जाती है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आती है, ये कहने के लिए कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन अभिमन्यु को देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाती है।
अभिमन्यु ने अपना मुंह धो लिया था और बाल सेट कर लिए थे। आर्मी ड्रेस में अभिमन्यु इतना हैंडसम लग रहा था। सोल्जर होने के बाद भी उसकी स्किन काली बिल्कुल नहीं थी, इनफैक्ट मीडियम तो उनकी स्किन थी। उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी, माया हैरान हो जाती है और उसके मन से शादी न करने का ख्याल पूरी तरह से हवा हो जाता है। अभिमन्यु एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर दरवाजे से बाहर चला जाता है। वही माया सोचती है, जो भी होगा देख लेंगे, वैसे भी कौन जानता है अभी मैंने वापस आए या ना आए या भूल जाए, मैं क्यों जाऊं सामने से मना करने, इतने अच्छे लड़के हर रोज थोड़ी ना मिलते हैं। अभी तो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन माया वहीं पर अपनी जगह पर बैठकर उसके यहाँ पर आने के बाद होने वाली चीजों के बारे में सोचने लगती है। चैप्टर 4 वजन कैसे कम होगा। माया अपने कमरे में बैठे बैठे सिर्फ इस बारे में सोच रही होती है कि बीते 24 घंटे भी नहीं, सिर्फ 12 घंटे के अंदर उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। पर कम से कम अब उसके पास अपना कहने के लिए तो कोई है। उसकी पुरानी लाइफ में तो ना तो उसके पास कोई ऐसा दोस्त था जिससे वो जी भर के बात कर पाती, और ना ही परिवार का कोई था। जिंदगी भर बस अकेले रहना ही उसने सीखा था। लेकिन इस बार उसके पास दादाजी और अभिमन्यु है। हाँ माना दो निशा के हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ईशा और उसमें आखिर अब दोनों तो एक ही जैसे हैं। लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उसने कितनी मेहनत करके कितने सालों बाद फाइनली अपने लिए घर खरीदा था, गाड़ी खरीदी थी, अपना नाम बनाया था, लेकिन एक झटके में सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि उसका वो शरीर, कहाँ वो पतली सी सुंदर सी जीरो फिगर वाली अपने शरीर के साथ आराम से बेडरूम में सो रही थी, और फिर अचानक से उसका सुंदर शरीर 103 किलो का हो गया। मतलब इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। तभी अचानक से उसके पेट में से आवाज आती है, ततबब, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वैसे तो घर में कोई नहीं था उसे देखने के लिए और उसकी इतनी मधुर वाणी सुनने के लिए, लेकिन फिर भी खुद को कितना खराब लगता है कि उसकी नज़र इधर उधर घूमने लगती है और फिर उठकर वो पूरे घर में खाना ढूंढने लगती है। वैसे भी अगर ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जैसे घर पुराने समय में गांव में होते थे, बिल्कुल वैसा ही कच्चा घर होता है जिसमें सिर्फ 3 कमरे होते हैं और एक छोटी सी खिड़की वाला गलियारा होता है, जैसे कि किचन की तरह इस समय इस्तेमाल किया जा रहा होता है। घर के पीछे एक बहुत बड़ा आंगन होता है और आगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाकी पड़ोसियों के घर होते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे घर में एक छोटे से डिब्बे में थोड़े से चावल और एक आलू होता है। तभी उसकी नजर किचन की खिड़की के बाहर जाती है, जो इस समय घर के पीछे वाले आंगन की तरफ का नजारा माया को दिखा रही होती है, जहां पर इतना बड़ा आंगन होने के बाद भी एक भी फूल या सब्जी नहीं लगाई गई होती है। जो भी कुछ होता है वो सब सूखा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जैसे लग रहा होता है काफी समय से पानी नहीं डाला हो। किसी तरह से एक रूखे सूखे पेड़ से एक आधी सूखी हुई लौकी लटक रही होती है। वैसे तो माया को लौकी आकी बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके पेट में मौजूद आग इस समय उसका दिमाग को कंट्रोल कर रही होती और उसे कच्चा ही लौकी खाने के लिए फोर्स कर रही होती है। अपने आप को इस तरह कच्चा लौकी खाने के बारे में सोचकर ही माया को खुद से ही अच्छा नहीं लगता है। ये सोचकर माया अपने सर पर हाथ रख लेती है, फिर अचानक से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर एकदम से खड़ी होती है और सोचती है, मैं इस तरह से नहीं रहूंगी, इस मोटापे को काम करके ही रहूंगी। आखिर मुझे अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं सबके लिए ये करना होगा। माया घर के चारों तरफ नहीं नजर दौड़ाती है, हर जगह धूल मिट्टी। घर में इस्तेमाल होने वाले सामान के नाम पर किसी तरह से 2 कुर्सियां और एक लकड़ी की काठी वाली टेबल होती है, और कमरे में भी एक में बेड होता है और दूसरा चटाई वाला होता है। यानी कि इस घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। माया को ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि मिलिट्री में ही सही, लेकिन दादा जब रिटायर हो गए थे और पेंशन जो थोड़ी बहुत मिलती थी वो सब कुछ खाने में ही निपट जाती थी। एक पुरानी ईशा जो थी वो इतनी मोटी थी कि इससे कोई काम ही नहीं होता था, और दादाजी अब बूढ़े हो गए थे। उनके घुटने और कमर के दर्द की वजह से वो खुद कोई काम नहीं कर पाते थे, इसीलिए घर की हालत बिल्कुल किसी सुअर बाड़े की तरह हो गई थी। माया आंगन में लगी पानी की मशीन की तरफ बढ़ी तो वहां पर एक बड़े से टब के अंदर ढेर सारे कपड़े पड़े थे। इतनी गंदगी को देखकर माया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब सोचने लगी, हे भगवान, इसीलिए तो इसका वजन तब बद हुआ था। घर में कोई काम नहीं करती, बाहर कोई काम नहीं करती, दिन भर बस खाना और सोना। पुरानी ईशा को 10-15 बार कोसने के बाद माया सोचने लगती है, फिर आसमान की तरफ देखकर दादाजी के कमरे की तरफ जाती है और उस कमरे में मौजूद एकदम छोटी सी अलमारी के अंदर से पंचांग निकालकर डेट देखने लगती है। उसे पता चलता है कि यह फागुन का महीना चल रहा है, यानी कि होली बस अभी कुछ ही समय पहले खत्म हुई है और अब ये समय है फसलों की जुताई करने का। जुताई करने के बाद दिमाग में आता ही माया के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि भले ही वो अपनी सारी जिंदगी शहर में क्यों ना रही हो, लेकिन उसे हमेशा से अपने लिए एक बड़ा सा गार्डन चाहिए था जहां वो छोटे छोटे फल और सब्जियों के बीज बो सके। इसीलिए उसने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक ग्राउंड फ्लोर का घर लिया था जहां पर एक अच्छा सा गार्डन हो, और इस बार तो उसे इतनी बड़ी जमीन ही मिल गई, इसीलिए उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। माया फाइनली एक गहरी सांस लेकर बोलती है, चलो यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन फिर अचानक से माया की आंखों में अलग डिटर्मिनेशन आ जाती है, ऐसी आग जलने लगती है उसकी आंखों में मानो अब तो तूफान भी आया लेकिन रुकने वाली नहीं है।
वैसे भी वजन कम करना इतना मुश्किल में नहीं है, आखिर मैंने पहले भी तो वजन कम किया ही था। माया को अच्छे से याद है कॉलेज के समय उसका एक ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से उसने रिलेशनशिप अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके साथ साथ दुखी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाने लग गई थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी। इस वजह से देखते ही देखते पता नहीं कब इसका वजन 70 किलो हो गया और उसे पता भी नहीं चला। एक दिन जब कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन के लिए सारी लड़कियां नए नए कपड़े खरीद रही थी, तब अपनी कुछ पुरानी ड्रेसों को ट्राई करने की कोशिश करते समय उसे एहसास हुआ कि उसकी कोई भी पुरानी ड्रेस से फिट नहीं हो रही है। और जब शीशे में खुद को देखा तो एहसास हुआ कि उसने खुद का क्या हाल बना दिया है, और उसके बाद उसने अपना वजन कम कर लिया। मुझे किसी भी हालत में अपना वजन कम करना ही होगा। मैं इस 103 किलो के शरीर को 53 किलो का बनाकर ही दम लूंगी। अब बस एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है, कम खाना और ज्यादा एक्सरसाइज करना। लेकिन फिर से उसके पेट की आवाज उसे याद दिलाती है कि माया अभी दिल्ली दूर है, अभी तो पहले पेट को संभालना पड़ेगा। माया अपना पेट पकड़कर नहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो पक्का है कि अभी मरने फिर वापस कभी मेरी तरफ नहीं देखेगा, नहीं देखेगा माया आराम से। जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अभिमन्यु तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता और तुम ईशा की भी किस्मत पलट दोगी। चैप्टर 5 प्रेग्नेंट है माया। माया अपने आप को संभालते हुए पूरी तरह से मन बना लेती है कि वो खुद को बदल कर रहेगी और वो खड़ी होती और आगे बढ़ती है, लेकिन फिर वो किसी चीज से टकरा जाती है और तब उसे याद आता है कि इन सब चीजों से पहले अभी उसे 300 साल से ना साफ हुए घर को साफ करके अच्छे से चमकाना है, ताकि कम से कम यहाँ रहने के लिए जगह तो बन जाए। इतना सोचकर माया सबसे पहले उस कमरे में जाती है जहां पर वो पहली बार अभिमन्यु को देखी थी। बाबा जागर वो नीचे गिरी चीजों को धीरे धीरे उठाने लगती है। पेट बड़ा होने के कारण उसे झुकने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी कमरे में गिरी चीजों को ठीक जगह पर रख देती है। इसके बाद बेड को ठीक करने के लिए जैसे ही वो बिस्तर पर पड़ी चादर को उठाती है, उसका ध्यान उस चादर पर मौजूद लाल खून की बूंदों के दाग पड़ जाता है, जिसे देखकर उसके गाल गर्म हो जाते हैं। उसे बहुत शर्म आने लगती है। हालांकि उसके पिंपल भरे चेहरे पर शर्म दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन फिर भी माया को शर्म आ रही होती है। उसे अभिमन्यु की लंबी लंबी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंजती अभी भी सुनाई दे रही होती है। उन सारी चीजों को याद करती माया को अचानक से एक और बात याद आती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आता है कि कहानी के हिसाब से अभिमन्यु ईश्वर जब एक साथ रहते हैं तब ईशा का फर्स्ट टाइम रहता है और किसी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद उसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। 2 जुड़वा बच्चे। इतना सोचकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही चादर अपने हाथों में पकड़े जमीन पर बैठ जाती है, घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली होती है। अपने बॉयफ्रेंड के धोखा देने के बाद और ब्रेकअप के बाद माया को सिर्फ कभी किसी और से प्यार नहीं होता और डिप्रेशन की वजह से वह अपना ठीक से ध्यान नहीं रख पाती है और उसे बच्चादानी में पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डॉक्टर माया से कहती है कि उसे अपनी बच्चेदानी निकलवाने पड़ेगी। इसीलिए ऑपरेशन के बाद माया की लाइफ से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, जो कि उसे और दुनिया की हर औरत को भगवान ने दे रखी थी, उससे छिन जाती है। उसकी मां बनने की उम्मीद उसने तो सोच ही लिया था वो कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन उसकी कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि अब वो मां बन सकती है और वह भी दो बच्चों की। माया का मन करता है क्यों खुशी के मारे डांस करे, लेकिन वो खुद को काबू करती है और फिर वापस सफाई के काम में जुट जाती है और तकिया झाड़ते समय अचानक से कुछ उसके पैर के पास गिरता है। जब माया उस चीज को उठा कर देती है तब वो ग्रीन कलर का पेंडेंट होता है। इसे देखकर माया चौंक जाती है। उसे कम से कम इतना तो पता ही रहता है कि यह पेंडेंट असल में अभिमन्यु का है, जो कि वो गलती से यहाँ भूल गया था। आखिर उन दोनों के बीच इतना कुछ हो गया था कि पेंडेंट के बारे में भूल ही गया। कहानी के हिसाब से अभिमन्यु कुछ समय बाद जब ईशा से शादी करने के लिए आता है तब उससे वो पेंडेंट मांगता है, लेकिन ईशा उसे देने से मना कर देती है। उसे ऐसा करता देखकर अभी मैंने कुछ नहीं कहता कुछ दिन वापस चला जाता है। लेकिन जब ईशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तब उसके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गांव में बहुत ही कम लोगों ने अभिमन्यु को देखा था और जिन लोगों ने उसे देखा था उन्हें तो पूरा यकीन था कि अभिमन्यु जैसा लड़का ईशा जैसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेगनेंसी का टाइम उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होता है। दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण उनसे बार बार अपने काम के लिए ईशा कुछ बोल ही नहीं सकती थी। फाइनली जब घर में कुछ नहीं बचता तो फिर अपने खाने के लिए और दादाजी की दवाइयों के लिए ईशा पेंडेंट बेचने के लिए निकल जाती है। वहां से जाते समय रास्ते में उसे उसके चाचा की बेटी सोनम मिलती है, जो कि उसके पास इतना सुंदर लॉकेट देखकर उसे किसी तरह से बहला फुसलाकर सिर्फ 30 रुपए में उस लॉकेट को खरीद लेती है। हमेशा से गांव में रहने के कारण ईशा को इस लॉकेट के असली प्राइस का अंदाजा नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि इस लॉकेट का असली नाम कम से कम 2000 से 2500 रुपए होगा और अगर फ्यूचर में जाकर इसको खरीदना कोई चाहे तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो होंगे ही। लेकिन हालत की मारी ईशा के लिए तो उस समय उतने ही पैसे बहुत थे। उसने जैसे तैसे कुछ दिन वैसे ही निकाल लिया।
बाद में गांव में खबर फैल गई कि पता नहीं कैसे लेकिन सोनम के परिवार में बहुत सारे बदलाव आते हैं। धीरे धीरे करके उनका परिवार जो गांव के बाकी लोगों के ही तरह था अचानक से बदल जाता है। जितना माया को याद आ रहा है, ईशा बाद में पैसे लेकर गई थी पेंडेंट को वापस खरीदने के लिए। ये सारे पैसे उसे अभिमन्यु के भेजे हुए खर्चे में से मिले थे, लेकिन सोनम ने उससे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसी दिन सोनम अपने परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गई। चैप्टर 6 दादाजी को चढ़ा गुस्सा। निराश होकर माया किचन से जाने लगती है और इसके बाद धीरे धीरे घर के सारे काम करने में जुट जाती है। झाड़ू उठाकर सबसे पहले जैसे ही वो झाड़ू मारने को बढ़ती है, उसकी नज़र उसकी उंगली पर जाती है और वह हैरान हो जाती है क्योंकि यह वही उंगली थी जिस पर अभी कुछ समय पहले उसने कट मारा था। लेकिन अब उंगली पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं रहता, उल्टा उसे दर्द होना भी बंद हो जाता है। ये देखकर माया पहले अपनी उंगली को देखती है, फिर अपनी गर्दन में लटक रहे लॉकेट को देखती है और सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं इस लॉकेट की पावर चोट को ठीक करना है। फिर कुछ सोचकर माया पूरे घर में दौड़ने लगती है। घर के 3-4 चक्कर दौड़कर लगाने के बाद भी माया को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता या फिर हफाई नहीं आती, जबकि अभी कुछ समय पहले 3-4 कदम चलते हैं उसके वजन के कारण उसकी सांस फूलने लगती थी। वाह क्या बात है, मतलब हीलिंग फंक्शंस के साथ साथ शरीर को बैलेंस करने में भी यह लॉकेट हेल्प करता है। बहुत अमेजिंग बात है ये तो। चलो कम से कम मुझे मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद माया खुशी के मारे अपने लॉकेट को किस करती है और कहती है अब तो चाहे तूफान भी आ जाए मैं तुम्हें कुछ दूर नहीं करने वाली मेरे प्यारे डार्लिंग। चलो कोई बात नहीं, जादुई ताकत नहीं पर कम से कम किसी भी चोट को ठीक करने की ताकत मिली। ऐसी बात माया पूरे घर में घूम घम कर चादर, कपड़े और घर में अलग अलग जगह पर पड़े गंदे कपड़े उठाकर एक बड़े से टब में रख देती है। कम से कम 2 टब कपड़े पूरे घर में होते हैं, जिसे देखकर माया गहरी सांस लेती है और बोलती है उस निशाने लगता है सालों से अपने कपड़े नहीं धोए, कपड़ों के साथ साथ चद्दर और घर में जितने भी टुकड़े हैं वह तक गंदे हैं। कैसे रहते हैं ये लोग। इसके बाद कपड़ा साफ करने वाले सर्च को उसके अंदर डाल के कपड़े भिगो देती है। फिर घर में जाकर जगह जगह पर झाला मारना, झाड़ू पोछा सब कुछ करती है। लॉकेट की वजह से उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, थकाई भी नहीं आती, इसीलिए एक ही दिन के अंदर माया पूरे घर को साफ कर देती है। यहाँ तक के घर में मौजूद एक शीशा पूरी तरह से होता है। कच्चा घर होने के कारण कई जगह पर मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है, वो तक माया बहुत आराम से कर लेती है। इसके बाद घर से बाहर जाकर जो 1-2 सब्जी गार्डन में लगी रहती है उसे उठाकर घर में लाती है और धोकर खाना बनाने में लग जाती है। धीरे धीरे पूरा घर अजायब घर से साफ सुथरा घर बन जाता है। शाम के समय आंगन में से टक टक की आवाज आने लगती है। किचन में बैठी माया मिट्टी के चूल्हे पर आंख मार रही थी। जब उसे ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी तब उसे एहसास हुआ कि लगता है दादाजी आ गए। माया जल्दी से चूहे की आग को कम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उसके इस तरह से घर को हल्का सा साफ कर देने से दादाजी को कितना बड़ा झटका लगा है। दादाजी पूरे घर को अपनी दोनों आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर देख रहे होते। उन्हें तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि उनका घर है, इसलिए एक बार गेट के बाहर जाकर पूरे घर को फिर से देखते हैं और खुद से ही कहते हैं बाहर से तो यह मेरे घर जैसा ही है लगता है, पहले मुझे भ्रम हो गया था, एक बार फिर अंदर जाकर देखना चाहिए। अंदर जाकर के एक बार फिर से पूरा घर ध्यान से देखते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये सब हो गया। फिर किचन से निकल रहे धुएं को देखते हुए जब किचन में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर तूने जैसे चक्कर ही आ जाता है। उनकी पोती जो खुद एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे, अचानक से इतना बड़ा बदलाव आ गया कि किचन में बैठकर खाना बना ली थी। ये सब देखकर दादाजी को बहुत खुशी होती है। उन्हें लगता है कहीं इतना बड़ा बदलाव यीशु में इसलिए तो नहीं आया ताकि अभिमन्यु उसे नापसंद ना करे। चलो अच्छा है मेरे पोती सुधर रही है, इतनी खुशी मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई। दादाजी के मन में हमेशा से ये था कि कहीं अभिमन्यु ईशा को एक इंसान के रूप में नापसंद ना करे। उन्हें पता था उनकी ईशा बहुत अच्छी है, लेकिन खैर अब उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। खुशी से भरकर दादाजी किचन में काम कर रही ईशा को आवाज देते हैं, अरे ईशु बेटा। दादाजी की आवाज सुनकर माया को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचती है इतने मोटे शरीर का इतना प्यारा नाम यीशु, और पता नहीं दादाजी इतनी आसानी से कैसे बोल ले रहे हैं। अगर कोई बाहर वाला सुनेगा तो पक्का सोचेगा कि अब कोई बहुत पतली सुंदर और मासूम सी लड़की बाहर आने वाली है, और फिर लगेगा उसकी सबसे बड़ा झटका। माया पीछे घूमकर दादाजी को एक हल्की सी स्माइल देती है। दादाजी अपनी पोती को देखकर जो थोड़े बच्चे कुछ दांत थे उनके साथ हंस रहे थे और अपने हाथ में मौजूद पाते ईशा को थमा देते हैं, ये ले मांस ले और अपने और अभिमन्यु के लिए कुछ अच्छा सा बना ले, तुम दोनों के शरीर को आराम की सख्त जरूरत है, खा पी के सो जाना, वैसे भी आज तूने बड़ी मेहनत की है। दादाजी के मुंह से अभिमन्यु सुनकर माया थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि अभिमन्यु तो घर में है ही नहीं, वह तो जा चुका है। और दादाजी भले ही बूढ़े हो गए हो लेकिन आर्मी में काम करने के कारण उनका गुस्सा और उनकी ताकत पहले जैसी ही है। माया को डर लगता है कि कहीं आधार हो दादाजी को ठीक से समझा नहीं पाई तो दादाजी अपनी पोती का बदला लेने के लिए शहर ना पहुंच जाए।
दादाजी घर में इधर उधर देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब ने अभिमन्यु नहीं दिखता, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है और वह ईशा की तरह घूम कर कहते हैं, यीशु बेटा, अभिमन्यु क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ गया? ईशा सोचने लगती है कि आखिर क्या जवाब दे, किस तरह से दादाजी को समझाएं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी ईशा की चुप्पी को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं और कहते हैं, उसने तुझे छोड़ दिया, तेरे साथ ये सब करके तुझे छोड़ दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पोती को छोड़ दे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादाजी की बात सुनकर ईशा अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाती और सोचती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अपने मन से जबरदस्ती जबरदस्ती करके ईशा के साथ सब कुछ किया था। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आप और ईशा दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था और बेचारे अभिमन्यु पर जबरदस्ती दिखाई थी। इसके बाद माया गहरी सांस लेती है और सोचती, जाने दो, मैं अभी इसके शरीर में हूँ, दादाजी भी मेरे हैं, पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है और इसके साथ साथ शायद किसी दिन अभिमन्यु भी मेरा ही होगा, इसीलिए इन्हें भी मुझे ही मनाना पड़ेगा। चैप्टर 7 बच्चों के लिए मैं वजन कम करूंगी। ईशा आगे बढ़कर दादाजी का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें शांत कराते हुए उनके हाथों पर हल्का सा सिलाकर उन्हें ले जाकर बगल में ही पड़ी खटिया पर बैठा देती है। फिर खुद बैठने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर खटिया को देखकर अपना इरादा बदल देती है, क्योंकि खटिया की जो रस्सियां थी वह हल्की ढीली थी। अर्जित लकड़ी पर इन राशियों को बांधकर खटिया बनाई गई थी, वह लकड़ी में बहुत पुरानी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा, क्या पता मेरे बैठते ही यह खटिया कहीं टूटकर गिर गई तो अरे मैं तो शायद फिर भी बन जाऊं, लेकिन इन सिंगल पसली बूढ़ी हड्डियों के ढांचे वाले मेरे दादाजी का क्या होगा। इतना सोचकर इसे खड़ी ही रहती है। दादाजी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है, देखिए दादाजी, आपको इस तरह से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका असर आपकी तबीयत पर भी होगा। और जहां तक बात रही अभिमन्यु की, तो उसने मुझसे कहा है कि वह 1 महीने में अपने मिशन को पूरा करके वापस आएगा और तब मुझसे शादी करेगा। इसीलिए अभी आप ज्यादा मत सोचिए और बिल्कुल शांत होकर ही बैठे रही हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर बिना दादाजी की बात सुने किचन में जाती है और एक ग्लास पानी वहीं पास में रखे मटके में से निकाल लेती है। दादाजी को लाकर थमा रही होती है, लेकिन दादाजी उसका पकड़ नहीं रहे होते, वह पूरी तरह से सिर्फ अपने सामने के अंगने को देख रहे होते हैं। उन्हें इस तरह से अंगने की तरफ देखते हुए देखकर ईशा भी घूमती है और फिर एक गहरी सांस लेकर, कहीं दादाजी को शक ना होने लग जाए, आखिर इतनी जल्दी इतना चीन जाना भी तो मुश्किल है। दादाजी हैरानी से सिर्फ आंगन को देख रहे होते हैं, क्योंकि घर कच्चा होता है, इसलिए घर को साफ करने के लिए वहां पर मिट्टी या गोबर लिपना पड़ता है और समय समय पर मरम्मत की भी जरूरत होती है। दादाजी ने 1962 में हुई इंडिया और चाइना वॉर में काफी योगदान दिया था, इस वजह से गांव में काफी सम्मान था उनका। सरपंच जी भी दादाजी का बड़ा आदर किया करते थे, इसलिए हर साल किसी न किसी को मरम्मत के लिए भिजवा दिया करते थे। तो मरम्मत तो समय पर हो जाती थी, लेकिन दादाजी के घुटनों में तकलीफ होने के कारण घर में कभी मिट्टी पुताई ही नहीं, इसलिए घर हमेशा गंदा रहता था। लेकिन आज बरसों बाद उन्होंने अपने आंगन को इतना साफ देखा था, सब कुछ लग रहा था जैसे चमक रहा है, कहीं पर भी गंदगी थी ही नहीं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इस घर में जब वो नहीं थे तब सिर्फ उनकी पोती थी, वह पोती जो खुले गिलास पानी लेकर पीने में भी लंबी लंबी सांस लेने लगती है, इसीलिए दादाजी हैरान थे। ईशा नहीं चाहती थी कि दादाजी उससे उसकी इस नए तरह के बर्ताव को लेकर सवाल पूछे, इसीलिए जानबूझकर अभिमन्यु की बातें करते हुए कहती है, और अब आप अभिमन्यु की चिंता करना छोड़ दिया और ये लीजिए पानी पी लीजिए। ईशा की बात सुनकर दादाजी उसकी तरफ देखते हैं, फिर उसके हाथ से पानी के गिलास लेते हुए एक हल्की सी सांस छोड़ते हैं, फिर कहते हैं, बेटा तू समझती नहीं है मुझ में अब जान ही कितनी है। हाँ, एक समय था जब मैं जो चाहूं जब चाहूं तब कैसे भी कर सकता था, पर अब बस बूढ़ी हड्डियों का ढांचा रह गया है और इनमें पहले की तरह ताकत नहीं रही। उनकी बात सुनकर ईशा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ जाती है, क्योंकि जितना उसे पता था दादाजी की बात सच थी, आने वाले 1 साल के अंदर ही दादाजी मर जाने वाले हैं और उनके जाने के बाद से ही असली ईशा की दुर्गति होना शुरू हो गई थी। दादाजी ईशा को कुछ चुप देखकर आगे कहते हैं, देखो यीशु बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक मैं हूँ शायद तब तक नहीं, लेकिन एक बार अगर मेरा साया इस घर से उठ गया ना, तो नीरज का परिवार तुझे छोड़ेगा नहीं। जमीन, ये घर और जो थोड़े बहुत पैसे हैं सब कुछ ले लेंगे और कौन जानता है तुझे भी बेचना दे। दादाजी की यह बात सुनकर ईशा के चेहरे पर भी गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला था वह बिल्कुल सही था। नीरज दादाजी का इकलौता छोटा भाई था, जब तक दोनों के माँ बाप जिंदा थे तब तक नीरज उनके पैसों पर पलता था। फिर नीरज का स्वभाव जानकर माँ बाप ने मरने से पहले घर और जमीन दोनों का बंटवारा कर दिया था। नीरज अपने परिवार के साथ गाँव के दूसरे कोने में रहता है। अब अगर वहां पर 1-2 लोग होते तब उम्मीद भी होती कि ईशा अपने वजन के साथ इतनी जल्दी तो हार नहीं सकती, लेकिन उसके अकेले के परिवार में पूरे 15 लोग थे, उसके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इसीलिए जब सब अगर ईशा के पीछे
पड़ जाएंगे तब इसे चाह कर भी उनसे लड़ नहीं पाएगी। वैसे भी गांव में शादियां जल्दी हो जाया करती थी। ईशा पहले से ही 18 साल की हो चुकी थी, इसलिए अगर वह गांव के लोगों से भी बोलती तो भी वह लोग उसकी मदद नहीं करते। आखिर इस गांव में इज्जत उसके दादाजी की है, उसकी नहीं। और फिर इससे पहले भी एक बार नीरज ने ईशा के लिए एक रिश्ता लाया था, जो कि गांव के बिल्कुल कोने में रहने वाले लंगड़े 48 साल के बुढ़े का था, जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। इसलिए ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, यह ईशा को अच्छे से पता है। उनकी बात सुनकर फिर कुछ सोचकर ईशा दादाजी को बड़े ही ध्यान से देखती है, फिर कहती है, दादाजी मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप मुझे ये सब बता रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं। अभिमन्यु सच में 1 महीने के बाद आ जाएगा, उसने मुझे ऐसा कहा है। और फिर ये देखिए, जाते वक्त उसने मुझे ये भी दिया। आप ही बताइए, ये कोई सस्ती चीज है जो ऐसे ही किसी को भी दे दी जाए? इतना कहकर ईशा दादाजी को उसके गले में टंगा हुआ लॉकेट दिखाने लगती है। दादाजी भी लॉकेट को बड़े ध्यान से देखते हैं। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में बड़े बड़े अफसर और नेताओं से मुलाकात की है, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि यह जो हीरा उनकी पोती ने पहना है, ये कोई मामूली हीरा तो है नहीं। लेकिन फिर उन्हें शक होने लगता है और वही ईशा को अपनी नजर में शक लिए देखने लगते हैं और अपनी आवाज में हल्का गुस्सा लाते हुए कहते हैं, कहीं तूने इसे चोरी तो नहीं किया? उनकी बात सुनकर ईशा का मन करता है कि वह अपने आप को ही 3 थप्पड़ मार ले, उसे लगा ही था यही होगा। लेकिन फिर भी अपने आप को शांत करते हुए ईशा दादाजी को थोड़े गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, इससे पहले मैंने कभी किसी की चीजें चुराई है? अरे मैंने तो किसी के खाने पीने की भी चीजें कभी नहीं छुई, आप लाकर देते बस वही तो रखती हूँ, फिर आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? ईशा की बात सुनकर दादाजी के चेहरा ऐसा हो गया होता है जैसे उन्हें अभी याद आता है कि हाँ, ये बात तो सही है, उनकी पोती ने आज तक कभी कोई चीज नहीं चुराई। और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दादाजी कहते हैं, अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी ही गलती है, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। अच्छा है जो अभिमन्यु तुझसे शादी करने को तैयार हो गया, मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा भार हल्का हो गया, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे मन में हमेशा एक गम रह जाता कि मेरे बाद तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ईशा बस दादाजी को देख रही होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए होते। शायद हमेशा से अकेले रहने के कारण पहली बार जब उसे किसी की चिंता और प्यार का एहसास हो रहा होता है, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है। उसे अच्छे से पता था कि ये दादाजी अपनी पोती से इतना प्यार करते हैं कि इतनी काली और इतनी मोटी होने के बाद भी उसे यीशु जैसे प्यारे नाम से बुलाते हैं। 15 तारीख बाद जब घर में खाने की कमी होने लगती है और पेंशन के पैसे खत्म होने लगते हैं, तब अपने कई बार सिर्फ पानी पी के ही सो जाते हैं, इसलिए ताकि उनकी पोती को आधा पेट खाकर ना सोना पड़े। और इतने अच्छे दादाजी से प्यार करने की जगह पुरानी ईशा से हमेशा कोई ना कोई डिमांड ही करती रहती थी। जब महीने के आखिरी दिन चल रहे होते थे, तभी ने पता नहीं क्या क्या बोलती थी। इस बात को सोचकर ईशा अपने मन में तय करती है, मैं आपकी सारी तकलीफों तो दूर नहीं कर सकती, इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि अब से आपको कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी। जहां एक तरफ दादाजी और ईशा दोनों एक दूसरे के चिंता में डूबे हुए थे, वहीं खुले दरवाजे के बगल में खड़ा अभिमन्यु उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। सुबह में उसके साथ जो भी कुछ हुआ, उस बात को लेकर उसके मन में उमड़ा गुस्सा जो सुबह से उसे कांटों की तरह चुभ रहा था, अब वह चुभन थोड़ी कम हो गई थी। दादाजी की बीमारी, बुरे रिश्तेदार और ईशा को बेचने की कोशिश करना, इन्हीं सब कारणों की वजह से मजबूर होकर इन लोगों ने ये सब किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से अभिमन्यु वापस कैसे आ गया, बताते हैं, रुको तो। अभिमन्यु जब कुछ समय पहले स्टेशन की तरह गांव की कच्ची रोड से पैदल जा रहा होता है, तब हमेशा की तरह अपने कॉलर पर आदत से मजबूर होकर हल्का से जब टच करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी दादी का दिया हुआ पेंडेंट तो वह ईशा के घर पर ही भूल गया। इसलिए वह तुरंत उस पेंडेंट को वापस लेने के लिए आता है और इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। जाने दो अभिमन्यु, वैसे भी वह पेंडेंट दादी जी ने तुम्हारी होने वाली पत्नी के लिए ही दिया था, इसीलिए अभी यह पहने या फिर 1 महीने बाद कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। बेचारा अभिमन्यु कहां से दादा पोती की वजह से फंस गया, सच्ची किस्मत खराब है। ईशा को तो पता भी नहीं था कि उसका होने वाला पति उन दोनों के बीच की सारी बातें सुनकर अभी अभी दरवाजे पर से लौट गया, पता चलता तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होता। वह बेचारी तो अभी अपने अगले मिशन की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हो गई थी और इसीलिए दादाजी अपनी पोती की ज्यादा चिंता ना करें और फिर से कोई नया ड्रामा ना शुरू करने लग जाए। ईशा किचन की तरफ जाते हुए बोलती है, आप बैठिए बस मैं खाना लगाती हूँ। इतना बोलकर ईशा किचन की तरफ चली जाती है। उसकी बात सुनकर दादाजी फिर से हैरान हो जाते हैं और खुद ही से बड़बड़ाते हुए बोलने लगते हैं, खाना बनाना सुना या खाना खाना सुना? मैंने यीशु तो बनाना ही बोल कर गई थी, लेकिन उसमें तो कभी खाना बनाया ही नहीं। अभिमन्यु की वजह से इतना बदलाव आ गया है मेरी पोती में, हे परमेश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में चल रहा है अभिमन्यु को अचानक से छींक आती है और वह इधर उधर देखकर वापस चलने लगता है।
ईशा खाना लाती है और बाहर आकर जमीन पर 2 लकड़ी के पाटे लगा कर रख देती हो। फिर एक थाली में 4 रोटी और एक कटोरी लाल मांस, जिसे अभी कुछ समय पहले दादाजी लेकर आए थे, वो रखा होता है। और खाली के बिल्कुल कोने में थोड़ी सी लौकी की सब्जी होती है, जो कि उसे उबालकर नमक डालकर बनाई गई होती है। और दूसरी प्लेट में उसी में लौकी की सब्जी का एक बड़ा सा कटोरा रहता है और एक पतली सी रोटी रहती। दादाजी का खाना देखकर मुंह में पानी आ गया होता है और वह अपनी पोती की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बेटा वाह, पहली बार में ही तूने इतना सुगंधित खाना बना दिया। ईशा के भी मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी खुद को काबू करते हुए वह जो लाल मांस वाली थाली होती है उसे दादाजी को देती है और लौकी की सब्जी वाली थाली खुद ले लेती है। आज दादाजी उसी दिन में चौथी बार हैरान हो गए होते हैं और तुरंत वापस से थालियां बदलते हुए कहते हैं, बेटा तुझे कोई गलती हो गई है क्या? तूने मेरी वाली थाली क्यों लगी? उन्हें थाली बदलने से रोकते हुए ईशा अपनी थाली को पकड़ लेती है और दादाजी को देखते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा ही खाना है, मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ बस इसीलिए। दादाजी दिन में 5वीं बार हैरान हो जाते हैं, तुम के लिए वजन कम करना एक बहुत ही फॉरेन बात होता है। आखिर उनकी सोच में ये था, आज के समय में जब खाना मिलना भी मुश्किल है, तब अगर आपका 2-4 किलो वजन ज्यादा भी है तो भी क्या तकलीफ है। दादाजी के हाव भाव से ईशा को बड़ी अच्छे से पता चल रहा था कि वह क्या सोच रहे हैं और वह भी सोचने लगती है, अरे 2-4 किलो तो ठीक है, लेकिन ये 55 से 60 किलो वजन ज्यादा होना क्या अच्छी बात है। लेकिन ये बात उसके दादाजी को कौन बताए, इसीलिए अपने दादाजी को समझाने की कोशिश करते हुए ईशा कहती है, दरअसल अभिमन्यु ने मुझसे ऐसा कहा है। अभिमन्यु नाम सुनकर दादाजी के एक्सप्रेशन फिर चेंज हो जाते हैं। भले ही वह मान गए थे, लेकिन अभिमन्यु का इस तरह से उनकी पोती को 1 महीने के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। और अब ये जानकर कि अभिमानी उनकी प्यारी पोती यीशु को वजन कम करने के लिए बोलकर गया, उन्हें और भी खराब लगने लग गया और वह गुस्से से पूछते हैं, क्या उसे तो पसंद नहीं आई? उसकी बात सुनकर ईशा अपने दिमाग में सोचने लगती है, इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो इस लड़की से इतना प्यार करते हैं कि मोटा सांड कद्दू देखने के बाद भी आपको ये बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन आपके अलावा किसी को भी उसकी पत्नी इस तरह के रूप वाली कैसी लगेगी? 103 किलो की भैंस पालना चाहता है। लेकिन दादाजी से ऐसे तो वह बोल नहीं सकती थी, इसीलिए दादाजी को ठीक से समझाने के लिए इसे थोड़ा शर्मते हुए कहती है, ऐसा नहीं है दादाजी, अभिमन्यु का मानना है कि ज्यादा वजन होने से बच्चे होने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं थोड़ा वजन कम करने के बारे में सोचा। ईशा सोच रही थी, वैसे भी मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं है, अब जबकि मुझे पहले से पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मुझे अपने होने वाले दोनों बच्चों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। ईशा बड़ी लकी थी जो इतने बड़े शरीर के साथ उसने 2 जुड़वा बच्चे पैदा किए। लेकिन फिर यह याद करके कि वह दोनों जुड़वा बच्चे बड़े ही पतले दुबले थे और हमेशा बीमार पड़ जाया करते थे, ईशा सोचती है, चलो किसी के लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं अपना वजन जल्दी से जल्दी कम करके ही रहूंगी। बच्चों की बात सुनकर दादाजी का चेहरा भी थोड़ा सुधर जाता है और वही साकेत अंधे पर थपकी मारते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा था, वह बच्चे होने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी हो, तुम अपना खाना ज्यादा काम मत करना, अच्छा चलो खाते हैं। इसके बाद दादाजी रोटी तोड़कर पहला कर जैसे ही अपने मुंह में डालते हैं, उनकी आंखें चमक जाती है और वह अपनी पोती की तारीफों के पुल बांधते हुए कहते हैं, वह यीशु, वह मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बनाएगी, और वह भी पहली बार में। सच में अगर तू दिल से चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। उनकी बात सुनकर ईशा हल्का सा हंसते हुए सोचती है, इतने बड़े आर्मी ऑफिसर होने के बाद भी आप इतनी तारीफ सिंपल सी चीज के लिए? अरे आप तो इतने सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाए होंगे, उसके बाद ऐसे बोल रहे हैं। फिर ईशा ने जब उठाकर खाया तब उसे भी यकीन नहीं हुआ कि यह खाना उसने बनाया है, क्योंकि उसे पता था उसे किस तरह का खाना बनाने आता है। बहुत बुरा तो नहीं बनता, लेकिन हम मीडियम खाना बनता है, लेकिन ये खाना तो बिल्कुल किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स खाने की तरह लग रहा है, जबकि खाने में क्या है? लौकी की सब्जी। ईशा सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करते हैं, देखते हैं कि आखिर अभिमन्यु का क्या रिएक्शन होगा अगर उसे पता चलता कि किस तरह से उसी के ऊपर सारी चीजें ईशा थोप रही है। बेचारा अभिमन्यु, तुम हर चीज में मुझे क्यों फंसाती हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मोटे बदन से बच्चे नहीं होते? मोटी ईशा, क्या नहीं कहा था क्या? शायद मुझे वह हुआ होगा अनअम्यूज्ड। बेचारा अभिमन्यु, क्या? उद्धरण चिन्ह। मोटी ईशा, फ्रॉम टीयर्स ऑफ जॉय। बेचारा अभिमन्यु, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। चैप्टर 8, आशा निकालेगी अजीब रिश्तेदारों की बारात। ईशा के तो समझ ही नहीं आ रहा क्या आखिर इतना अच्छा खाना उसने बनाया कैसे। फिर कुछ सोचती है और अपने गले में लटक रहे पेंडेंट की तरफ देखने लगती, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेंडेंट की वजह से खाना इतना अच्छा हो गया। आखिर दादाजी ने इससे पहले भी तो बरामदे में होगी सब्जियों को खाया होगा, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सूखी लौकी की सब्जी बड़ी मस्त लगने लग गई। जाने दो, खाना खाते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, खा लेती हूँ फिर सोचूंगी। फिर दोनों दादा पोती बिल्कुल किसी भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगते हैं।
ईशा खाना खाने के बाद जितनी भी कटोरियां उठा लिया और लेकर आई होती होने बटोरने लगती है। दूसरी तरफ दादाजी अपने पेट पर हाथ रखते हुए डकार मार के कहते हैं, इतने दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है, सच में मन तृप्त हो गया। अन्ना, मुझे तो लगा वो बीमारी होने के बाद तो मैं तो अभी खाना खाए नहीं पाऊंगा, मेरे पेट में इतना आराम है कि क्या बोलो बेटा। दादाजी को किडनी में प्रॉब्लम थी और यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि इस समय है जब मेडिकल साइंस इतना ग्रोन इन किया है तब इस बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें अपने श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। दादाजी की बात सुनकर ईशा खाली हंसती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती हैं जो दादाजी ने अपनी पोती के लिए की थी। लोग भले ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रह जाती हैं। भले ही दादाजी कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन ईशा को पता था आज जो उनकी हालत है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मुसीबत के समय जब उनके पास कुछ नहीं बचता था तब अपनी इसी पूंजी को खिलाने के लिए खुद भूखे रहना पड़ता था। पता नहीं कितनी ही रातें सिर्फ पानी पी के सोना पड़ता था। ईशा अपने दिमाग में सोचने लगती है, मैं आपकी पोती तो नहीं हूं, लेकिन बनने की कोशिश पूरी करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए आपको इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। ईशा सारा सामान उठाकर ले जाकर आंगन में मौजूद कुएं के बगल में रख देती है। रसोई घर में जाकर सारी चीजें साफ करने के बाद बाहर आकर जल्दी जल्दी बर्तन मास्टर उन्हें रसोई घर में सजा देती है। वहीं उनके पास नीम के पेड़ पर टंगे जो कपड़े थे उन्हें उठाकर फैलाने लगती है। सारा काम खत्म करके जमाया वापस अंदर आती है तो देखती है कि दादाजी वही खटिया पर सो गए हैं। दोपहर का समय था, ज्यादातर गांव के लोग इस समय सोते ही थे, इसीलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दादाजी का फोन आया। एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है, पेट की बीमारी होने के कारण उन्हें हमेशा पेट में जलन होती थी, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से वो 2 घंटे या 3 घंटे एक दिन में सो पाते थे और आज तो दोपहर में ही सो गए थे। ईशा घर के अंदर जाकर एक पतला सा गमछा लेकर आती है और उसी से दादाजी को उड़ा देती है, उन्हें मच्छर ना काटे। उसके बाद सोचने लगती है, इस लॉकेट की वजह से मुझे जो चलने में प्रॉब्लम होती थी, मोटा होने के कारण थोड़ा देर कुछ काम करने से ही हंसी आने लगती थी, वो अब नहीं होती। खाना भी अच्छा हो गया, मेरे उंगली में लगी चोट ठीक हो गई और दादाजी को उनकी बीमारी से छुटकारा भी मिलने लग गया। आखिर क्या है, इस लॉकेट की पूरी शक्ति पता तो करना ही पड़ेगा। ईशा सारा काम खत्म करने के बाद आंगन के पीछे मौजूद छोटे वाले रास्ते से होते हुए गांव के पीछे की तरफ जाने लगती है। इस गांव में इस समय बिजली भी नहीं पहुंची थी, इसीलिए सड़कें और हाईवेज तो बहुत दूर की बात, ठीक से कच्चे रास्ते भी मौजूद नहीं थे। पहाड़ी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसीलिए सिर्फ पूछेगा वाले थे जो वहां जाते थे, कभी कभार अपनी गाय या भैंस को चराने के लिए तो कभी जंगली औषधि या फिर फल फूल तोड़ने के लिए। लेकिन ईशा को इतने मोटे शरीर के साथ और इतने भारी वजन के साथ भी पहाड़ी चढ़ने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ईशा को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही है। ईशा जल्दी जल्दी जंगल में और अंदर जाने लग गई थी। जैसे जैसे ही शानदार जा रही थी, रास्ता और मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, तो बड़ी आसानी से चढ़ाई पूरी कर ले रही थी। थोड़ा अंदर जाकर जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और हर एक पेड़ किसी न किसी फल या फूल का ही होता है। कई पेड़ों पर कच्चे फल, कई पेड़ों पर सिर्फ उनकी कलियां होती हैं। लेकिन ईशा को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस समय उसके शरीर में उसे एक अलग ही एहसास हो रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी ठंडी हवा इस समय उसके शरीर के अंदर मौजूद है। कड़क धूप में खड़े होकर भी उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं होती है। ऐसा लगता है कि चारों पांचों तरफ से रोशनी की तरह कुछ चीजें आकर उसके शरीर से टकरा रही होती है, या फिर सीधा सीधा कहे तो उसके गले में लटक रहे पेंडेंट पर टकरा रही होती है। ईशा के शरीर में हो रहे हैं एनर्जी फ्लो की वजह से बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बैठने के बाद ही उसके सर पर कोई चीज आकर इतनी तेज गिरती है क्यों से दिन में सितारे दिखने लगते हैं और अपना सर पकड़ कर कहती है नारायण, कहाँ से पत्थर मेरे सर पर गिर गया, मुझे किसने मारा। जब इधर उधर देखती है तो अपने सामने जो देखती है उसे देखकर चौंक जाती है। उसके सामने कम से कम 2 हाथ जितना बड़ा आम रखा होता है, बिल्कुल पला और बहुत चमक रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि यह मौसम मार्च का होता है जब कई पेड़ों पर तो कच्चे आम मिलना भी मुश्किल होता है। और ईशा तो इस पेड़ के नीचे जब बैठी थी तब इस पेड़ पर ठीक से आम की कलियां भी नहीं खिली थी, फिर आखिर इतना बड़ा आम कहाँ से आया। माया को सोचकर दूसरी तरफ जाती है और सामने मौजूद अमरूद के पेड़ पर अपना हाथ रखती है और पूरी तरह से अपनी आंखें बंद करके सिर्फ लॉकेट पर कंसंट्रेट करती है और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ऊपर से पके पके अमरूद गिरने लगते हैं। इस डर से कि कहीं उसका सर फट जाए, माया भागकर पीछे हो जाती है, लेकिन अपने सामने मौजूद गिरे अमरूदों को और फिर आम को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार से भी तेज भागने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हम लोग अमीर हो जाएंगे, हम लोग अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर ईशा खुशी के मारे उस अपनी जगह पर ही उड़ने लगती है।
ईशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खुश होने वाली चीज भी होती है, वो जो चाहे वो चुटकियों में उगा सकती थी। खाने पीने की छोड़ो, उसे कभी भी किसी चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, इसीलिए उसकी वो कलमुही बहन इस लॉकेट को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। इस समय में जब लोगों के पास खाने की प्रॉब्लम है, बॉर्डर पर चल रही तनातनी की वजह से लोगों के पास खाने की तकलीफ होती है, उस समय इस तरह की शक्ति रखना जब आप कुछ भी कभी भी उगा सकते हैं, ये बना सकते हैं या पेड़ पौधों को काबू कर सकते हैं, आपका अमीर होना तो तय ही है। ईशा को सोचते हुए खुद से ही कहती है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कलमुही को ये लॉकेट देखने भी नहीं दूंगी। लेकिन फिर अभिमन्यु के बारे में सोच करके उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है, आखिर ये सब कुछ अभिमन्यु का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोच करके बड़े ताव से खुद से कहती है, अरे ऐसे कैसे, उसके होने वाले बच्चे की माँ कौन बनने वाला है, मैं आगे चलकर शादी किससे करने वाला है मुझसे, और फिर आज के समय का तो पता नहीं, लेकिन मैं जहां से आई हूं वहां पर पति पत्नी का जो भी होता है वो आधा आधा होता है, इसीलिए मेरा भी उतना ही हक है जितना अभिमन्यु का है, इसीलिए मैं तो इसे वापस नहीं करने वाली। इसके बाद ईशा आसपास के सभी पेड़ों पर वापस से ट्राई करने लगती है और कई सारे पैरों में एनर्जी डालती है। देखते ही देखते वहां फलों का अंबार लग जाता है। माया एक अमरूद उठाकर सिखाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि कितना अच्छा होता है। उसने इससे पहले कई तरह के इंटरनेशनल और इंडियन फल खाए हो तो ऐसा कभी नहीं होता, और इसे खाने के बाद उसके शरीर में एक अलग से एनर्जी बनने लगती है। काफी समय तक ऐसा करने पर ईशा को एहसास होता है कि इस सैंडल के अंदर शक्ति है कि यह एनर्जी शौक भी सकता है और छोड़ भी सकता है। इसके साथ साथ जो एनर्जी इस पेंडिंग से होते हुए किसी और चीज में जाती है, तब वह इंसान अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह। ईशा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, और चाहिए और चाहिए। पहले तो ईशा को लगता है कि उसका भ्रम है, लेकिन फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, दो ना मुझे पसंद है, दोनों मुझे पसंद है। यह आवाज सुनकर जब ईशा इधर उधर देखती है तो उसकी नजर वहां हिल रहे आम पर पड़ती है। जब शाम को उठाकर देखती है तो आम में से आवाज आ रही होती है, और चाहिए और चाहिए। और तब जाकर ईशा को समझ में आता है, सादा एनर्जी फ्लो की वजह से पेड़ पौधों में जान भी आ सकती है। आम के पेड़ पर एक और बार फोकस करती है, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार आम का पेड़ मुरझा जाता है और उसके सारे पत्ते गिरने लगते हैं। ये देखकर वह हैरान हो जाती है, समझ नहीं आता क्या क्या गलत हुआ, लेकिन फिर उसे भी याद आता है कि प्रकृति के अपने खुद के कई सारे नियम हैं और उसे इन नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी फ्लो की वजह से चीजें बर्बाद भी हो सकती है, उसे पहले देखना पड़ेगा कि किस चीज की कितनी कैपेसिटी है। लेकिन माया की शक्तियों के कारण वहां मौजूद कई सारे पेड़ पर टंगे फल और चाहिए बोलने लगते हैं। माया हल्का सा चिल्लाती है और फिर सारी एनर्जी को फोकस करते हुए उन्हें अपने अंदर ले लेती है। उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी आने के कारण उसके शरीर पर काली मिट्टी की परत जम जाती है। उसका शरीर प्यूरिफाई हो रहा होता है, क्योंकि उसने पेड़ में से एनर्जी खींच ली होती है, इसीलिए वहां के सारे पेड़ से पहले की तरह हो जाते हैं। जल्दी से फिर से सारी चीजें पहले की तरह करके पहाड़ी से नीचे जाने लगती है। घर की तरफ आते हुए उसे दो औरतें दिखाई दे रही होती हैं। एक औरत ने अच्छी सी साड़ी पहनी होती है और दूसरी ने थोड़ी पुरानी साड़ी पहनी होती है। अच्छी तो वो भी होती है, लेकिन वह इतनी बात भूल ही गई होती है कि बहुत पुरानी लग रही होती। दोनों के हाथ में गाड़ी होती है, बहुत सारा खुदाई का सामान होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी खेत की सिंचाई करने के लिए तैयार है। बिल्कुल दोनों औरतों को देखने के लिए जब जैसे ही ईशा थोड़ा आगे जाती है, उसके दिमाग में अपने आप ही इन दोनों के लिए गुस्सा भर जाता है, क्योंकि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि नीरज की दोनों बहुएं रहती हैं। अच्छी साड़ी वाली उनकी बड़ी बहू होती है, और जो थोड़ी सी खराब साड़ी होती है वो उनकी मंझली बहू होती है। नीरज बचपन से ही गांव के गुंडों की तरह रहता था, ना तो उसे कोई काम आता था और ना ही वो कोई काम करना चाहता था। दिन भर बस लोगों से झगड़ा करता था। आखिर में उसने एक गरीब किसान की लड़की जो दिखने में अच्छी थी उससे जबरदस्ती शादी कर ली, जिससे उसके 3 लड़के हुए। बड़े वाले का नाम गोपाल, मंझले वाले का भीम और सबसे छोटे वाले का त्रिभुवन पड़ा। उसकी 3 बेटियां थी, लेकिन सुना है कि जब वह तीनों 5 साल की हुई तभी नीरज ने उन्हें बेच दिया, उन परिवारों को जिन्हें नौकरों की जरूरत थी। इसके बाद कुछ साल बाद में उसे और 2 जुड़वा लड़के हुए, जिनका नाम आकाश और विकास पड़ा। सबसे छोटी वाली थी उनकी लड़की, जो कि उर्वी थी, जिसे पता नहीं किस कारण की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने पास ही रखा, नहीं बेचा नहीं। ईशा सोचने लग गई, काश उस उर्वी पूर्वी को बेच देते, मेरी आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ईशा अपने मन में सोचने लगती है, चाहे जो भी हो जाए, इन दोनों औरतों का और उस नीरज के पूरे परिवार का अगर मैंने बैंड बाजा बारात जुलूस सब कुछ नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी ईशा नहीं। मेरे घर में आकर मुझे से दादागिरी देखते कैसे बचकर जाती हैं ये दोनों चाचियां। इतना सोचकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उन दोनों औरतों की तरफ जाने लगती है। पता नहीं अब यह ईशा और क्या करने वाली है, किसकी किसकी बैंड बजेगी किसे पता। बेचारा अभिमन्यु, तुम अभी नीरज से कैसे निपटोगी? मोटी ईशा, अरे डार्लिंग, अभी तुमने मेरा वह वाला रूप तो देखा ही नहीं है। बेचारा अभिमन्यु, एक मैं ही तो हूँ जिसके अंदर हिम्मत है तुम्हें बिना कपड़ों के देखने की। कौन कौन सा लुक दिखाना चाहती हो?
विंकिंग फेस मोटी ईशा, कहानी तो बढ़ने दो तब बताऊंगी ना। वैसे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पाउटिंग पाउटिंग बेचारा अभिमन्यु, वही जो तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती। चैप्टर 9। लकड़ी लेकर भागते हुए मोटी औरत ईशा थोड़ी दूरी से ही अपने दोनों चूचियों को देख रही होती है, लेकिन फिर भी जब वह पास जाती है तब उन दोनों की तरफ बिना देखे आंगन के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने लगती है। ईशा का इस तरह से बर्ताव करने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि पुरानी ईशा हमेशा से ऐसा ही बर्ताव करती आई है। वो कभी भी नीरज के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भाव नहीं देती, हमेशा हवा की तरह ट्रीट कर दिया, तो इसीलिए उसने भी ऐसे ही किया। वैसे भी उसके पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो कुछ बिन बुलाए मेहमानों की आप भगत करे, और वह भी तब जब ये लोग सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हैं। उसे इस तरह से जाता देखकर ईशा की बड़ी चाची आनंदी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और दरवाजे के सामने रखकर खड़ी हो जाती है। उनके पीछे पीछे ईशा की छोटी चाची नंदिनी कुल्हाड़ी और बाकी सिंचाई का सामान लेकर खड़ी हो जाती है। आनंदी ईशा को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर ईशा के पास जाकर उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी अपनी नाक को अपने दोनों हाथों से बंद कर लेते हैं और बड़ी तेज आवाज में कहने लगती है, ए राम, ये बदबू कहाँ से आती है? छी 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 छी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टट्टी कर दिया है। उसके बाद झुककर ईशा के पास जाती है, उसे ऊपर से नीचे देखी है, फिर वापस से 3 कदम पीछे ले लेती है और बिल्कुल गिन भरी नजरों से ईशा को देखते हुए कहती है, इतनी गंदी हो गई है रे, तो 18 साल की औरत बन गई है लेकिन फिर भी अपना मल मूत्र काबू नहीं कर सकती। अरे तेरी उम्र में तो मेरे दो बच्चे हो गए और तेरी हालत ऐसी है, हाय राम। और फिर पता नहीं क्या सोचकर अपनी नाक पर हाथ रखते हुए ही हंसने लगती है। उसके पीछे पीछे अपनी जेठानी को इस तरह से हंसना देखकर नंदिनी भी हंसने लगती है। हंसते हुए आनंदी कहती है, हा 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 हा, इतनी बड़ी होने के बाद भी हा 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 हा, ऐसा काम हा हा करते हुए तुझे शर्म भी नहीं आती? हा हा हा। उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर ईशा को बहुत इरिटेशन होने लगती है। पहली बात, तुम उसकी माँ थोड़ी ना है जो उसे इस तरह से डांट रही है। दूसरी बात, उसके अंदर से बदबू से इसीलिए आ रही है क्योंकि पेंडेंट जब भी एनर्जी सकता है तब उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में मौजूद गंदगी, तेल और धूल की पतली परत उसकी स्क्रीन के ऊपर बना देती है और उसमें से बहुत बदबू भी आ रही होती है। इसीलिए तो वह जल्दी जल्दी घर जाना चाहती है ताकि बना सके, लेकिन नहीं, उसे शांति तो मिल ही नहीं सकती। एंड ऑफ द डे उसे दोनों से निपटना पड़ता है। इन दोनों की हंसने की आवाज इतनी तेज होती है कि अंदर उठकर ईशा को ढूंढ रहे दादाजी भी उनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। इस समय दोनों दादा पोती एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों औरतों की तरफ देखते हैं। ईशा से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है और कुएं में से पानी निकालकर जिस जगह पर बर्तन धोते हैं उसी जगह पर ले जाकर एक बड़े से बाल्टी में रखने लगते हैं ताकि नहा सके। बाहर दादाजी की जलती हुई नजर अपने ऊपर महसूस करके नंदिनी हंसना बंद कर देती है, लेकिन आनंदी की हंसी तो रुक ही नहीं रही होती है। आखिर में दादाजी को देखकर वह भी चुप हो जाती है। दोनों जब शांत हो जाती है तब दादाजी उन दोनों को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, क्या बात है, आज बड़े दिन के बाद मुझे दोनों बहुओं के दर्शन हुए हैं। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी बेटा, अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर हमारे घर आ पहुंची। इतना कहकर दादाजी उन दोनों के हाथ में मौजूद सामान की तरफ अपनी लकड़ी से इशारा करते हैं। उनके ताने सुनकर नंदनी सोचने लगती है, एक पैर चिता पर, दूसरा शमशान में होने के बाद भी इस बूढ़ों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अभी भी ताने मारने की जान बाकी है, लेकिन फिर भी ऊपर से हल्का मुस्कुराते हुए अपना पल्लू हल्का सा अपने सर पर रखकर कहती है, चाचा जी आप तो जानते हैं ना, हम सब परिवार वाले हैं। अगर मुसीबत के समय हम सब मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं और आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने आपकी मदद करने के बारे में सोचा है। और वो जो जमीन नहीं है आंगन के पीछे वाली, उसकी सिंचाई कर देंगे। आखिर आप अभी इतना कम कर नहीं सकते? और ईशा बेटा तो भी बच्ची है। उसकी लास्ट लाइन सुनकर अंदर पानी भर रही ईशा की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से कुएं में बाल्टी फेंकते हुए सोचती है, अभी तो बाहर कह रही थी मेरी उम्र में इसके 2 बच्चे हो गए, अब मुझे बच्चा बना दिया। सच में जो भारत गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है। दूसरी तरफ दादाजी अच्छी तरह से जानते थे कि अचानक से हम लोगों को उसकी तबीयत इतनी चिंता क्यों होने लगती है। अभी तो सिर्फ सिंचाई के लिए आए हैं, बाद में बुवाई के लिए आएंगे, फिर कटाई के आएंगे और धीरे धीरे पीछे वाली जमीन इनकी हो जाएगी। अरे क्या उनकी आदतों को जानते नहीं है? पूरे गांव में लोगों की चीज हड़पने के लिए इनका परिवार बड़ा प्रसिद्ध है, तो इतना बड़ा मौका तो अपने हाथ से गानवाएंगे नहीं। इतना सोचकर दादाजी गुस्से से अपनी लकड़ी पटकते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम्हारी चिंता हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जो लोग तुम्हारे मदद लेंगे उनकी नहीं आ तो भगवान भरोसे भी नहीं है। उनकी बात सुनकर आनंदी बड़ी ही भोली आवाज आती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा जी? क्या किसी ने आपसे हमारी शिकायत की? उसकी यह बात सुनकर दादाजी हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी शिकायत करने का ताकत इस पूरे गांव में किसके अंदर है? जो भी तुम्हारी शिकायत करे उसका घर ना जल जाए, जमीन ना बर्बाद हो जाए। वैसे तो दादाजी आनंदी के ताने मारे थे, लेकिन उसे खुद
पर और अपने परिवार पर बड़ा घमंड हो रहा था। वो खुद में सोच रही थी, ऐसा तो होगा ही ना, आखिर उनके परिवार में इतने सारे लोग हैं, जो भी कोई उन्हें कुछ भी कहने आएगा उसका मुंह ना नोच ले। हम लोग वैसे भी जहां करण के मदद करने का इरादा तो पहला कभी था ही नहीं, लेकिन किसने कहा था इनकी जमीन को इतनी अच्छी जगह पर होने के लिए। हमारी जमीन तो उनके जमीन से आधी भी नहीं है, लेकिन फिर भी 20 लोग हमारे घर में खाते हैं और एक तो यहाँ 2 साल से कुछ नहीं उगा है। जब कुछ नहीं करना तो हम ही दे दो, और नहीं देना चाहते तो हम छीन लेंगे। आनंदी ने एक बात तो सही ही कही थी, दादाजी आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, इसीलिए सरकार ने उन्हें पेंशन के साथ साथ उन्हीं के गांव में जमीन का टुकड़ा दिया था, जिसमें से आधे पर यह घर बना था और बाकी सारी जमीन खेत के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसीलिए आंगन खुलने के बाद थोड़ी दूर चलकर ही उनका 10 बीघा का खेत था। पहाड़ों के नजदीक होने के कारण जमीन बड़ी उपजाऊ थी, वो तो ठीक से इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, नहीं तो अब तक यहाँ पर चावल की सूखी फसलें लहरा रही होती। पहले कोई भी दादाजी के होने की वजह से यहाँ पर नहीं आता था, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है कि दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कभी भी भगवान का बुलावा उन्हें आ सकता है। इसीलिए नीरज का परिवार उनके निपटने से पहले ही जमीन हड़प लेना चाहता था। उनकी एक ही सोच थी, जो मेरा है वो मेरा है और जो मेरे भाई का है वह भी मेरा है। दादाजी उनके सारे इरादों को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्हें तुरंत रोकते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी मदद लेंगे? कौन जानता है क्या करें, आज बस सिंचाई करनी है, कल को आकर पूरी जमीन हड़प लोगी, चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन आनंदी इस तरह से बर्दाश्त करती है जैसे कि उसने दादाजी की बात सुने ही नहीं, और नंदिनी का सामान उठाकर जमीन की तरफ चलने को बोलकर खुद उस तरफ चलने लगती है। ये सब देखता दादाजी निराश हो जाते हैं और गुस्से के मारे अपनी लकड़ी को जमीन पर पटकते हुए सोचते हैं, आज जब मैं जिंदा हूं तब ये सब हो रहा है, मेरे जाने के बाद मेरी यीशु का क्या होगा, कौन रखेगा उसका ख्याल। दादाजी निराश होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी की थपकी महसूस होती है। जब ऊपर से उठाकर देखते हैं तो सामने अपनी पोती को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यीशु इस समय अपने हाथ में एक मोटी सी लकड़ी लेकर खड़ी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो किसी को पीटने जा रही होती है। दादाजी को रसोई की तरफ इशारा करके ईशा अपनी लकड़ी को घुमाते हुए कहती है, दादाजी रसोई में जो मैंने गर्म पानी चढ़ा रखा है, मेरे लिए जाकर उसे देखिए थोड़ा, मैं अभी आती हूँ, किसी का दिमाग ठिकाने लगाना है। दादाजी बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चल जाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं होती अपनी प्यारी पोती की, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि चाहे उनकी पोती कितनी है मदम बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन जब बात हाथापाई की हो या किसी से लड़ने की हो तब ईशा का कोई मुकाबला नहीं। मोहतरमा साबुन दोनों औरतों की रोती हुई शक्ल देखना चाहते हैं। बड़ी आए मेरे मरने की उम्मीद करने वाली मेरी पोती जवाब देगी तुम्हें। दूसरी तरफ खेत में लगभग आधी मिट्टी खोद चुकी आनंदी और नंदिनी बहुत खुश होती है, आखिरकार उन्हें बिना कुछ किए लिए इतनी अच्छी जमीन जो मिल गई होती है। लेकिन फिर उन्हें अचानक से तक तक की आवाज सुनाई देने लगती है। जब दोनों पीछे घूमकर देखती है कि आवाज कहां से आ रही है, तब अपने सामने का नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाती है, जबकि उनके सामने एक बिल्कुल काली और हाथी से भी ज्यादा मोटी औरत अपने हाथ में उसके हाथ से भी मोटी लकड़ी लेकर भागते हुए आ रही होती है। उसे देखकर कोई भी रहेगा कि अभी थोड़ी ही देर में किसी की बहुत अच्छे से पिटाई होने वाली है। ईशान दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी लकड़ी को जोर जोर से घुमाने लगती है। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन दोनों की पिटाई तब तक होगी जब तक दोनों बिस्तर पर से उठ नहीं पाएंगे, या फिर तब तक होगी जब तक दोनों के हाथ पैर टूट जाएंगे, मार खाने से पहले ही दोनों भाग जाएंगे? अपनी राय देना मत भूलिएगा। बेचारा अभिमन्यु, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि आखिर क्या होगा? तुम इन दोनों को कब तक मारने वाली हो? मोटी ईशा, जाकर उससे क्यों नहीं पूछते? अनअम्यूज्ड, बेचारा अभिमन्यु। किससे? मोटी ईशा, राइटर से, बेचारा अभिमन्यु। चैप्टर 10। उर्वी आई ईशा को परेशान करने। ईशा को इस तरह से इतनी मोटी लकड़ी लेकर उनकी तरफ भागता हुआ देखकर दोनों ही औरतों बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन यहाँ पर सवाल जमीन का था, इसीलिए आनंदी अपनी जगह पर बिल्कुल डटकर खड़ी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब चाहे जान भी क्यों ना चली जाए वो नहीं हटने वाली। ईशा भागते हुए दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस मोटी लकड़ी को हवा में जोर जोर से घुमाने लगती है। उसकी इस हरकत की वजह से घूमती हुई लकड़ी में से बहुत तेज हवा निकलती है और हवा को चीरती हुई आवाज भी बन रही होती है, जिसे सुनकर नंदिनी के कान खड़े हो जाते हैं और वो आनंदी से 3 कदम पीछे हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, बाप रे बाप, बिना कुछ किए ही इतनी आवाज हो रही है, वह भी बस लकड़ी घुमाने से। अगर इसका एक भी डंडा मेरे ऊपर पड़ा ना तो मेरी तो हड्डियां ही टूट जाएंगी। पहले भौजाई बात कर लो, उसके बाद बोलूंगी। आनंदी का ध्यान ईशा पर था, इसीलिए उसने उससे दूर खड़ी नंदिनी को देखा ही नहीं। उसे पता भी नहीं चला कि कब नंदिनी उससे इतनी दूर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ ईशा नंदिनी को इग्नोर कर चुकी थी, क्योंकि वो तो पहले ही पीछे चल गई थी। अपना पूरा कंसंट्रेशन आनंदी पर झोंकते हुए ईशा अपनी लकड़ी को आगे करते हुए कहती है, बिल्कुल सीधा सीधा बोल रही हो चाची, मेरे खेत से चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वैसे भी आप तो बहुत अच्छे से जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है तब क्या होता है।
ईशा बोल तो रही थी लेकिन उसकी आवाज इतनी महीन और पतली होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे हो किसी को धमकी नहीं दे रही है बल्कि किसी के साथ प्यारी बातें कर रही है। लेकिन शुक्र है उसका शरीर इतना मोटा था और उसे पर लटक रहा मोटापा उसकी आवाज को दबा दे रहा था। ईशा के बात सुनकर आनंद जी का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि अचानक से उन्हें एक ऐसा इंसिडेंट याद आ जाता है जिसे वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। यही ईशा आज से 2 साल पहले जब पके हुए आम खा रही थी तब उसका बेटा जाकर ईशा को धक्का देकर उसके आम को उसे छीन कर भागने की कोशिश करने लगता है। फिर ईशा ने उसके बेटे को पकड़ के 2 थप्पड़ मार के आम वापस ले लिया। ईशा की हरकत से नाराज होकर आनंदी जी अपने बेटे का बदला लेने के लिए और हिसाब चुकता करने के लिए ईशा के पास गई और उससे लड़ने लगी। लेकिन जब वो कुछ बोली ही नहीं और खाने पर ध्यान दे रही थी तब उन्होंने ईशा को एक थप्पड़ मारा था और कहीं दादाजी को इसके बारे में पता ना चल जाए इसीलिए चुपचाप वहां से जाने लग गई। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसके बाद अचानक नाराज होकर ईशा ने उसकी पीठ पर एक ऐसा मुक्का मारा जिसका दर्द उसे आज भी होता है। तब से जब भी वो ईशा को देखते थे तो उससे 10 कदम की दूरी रखती थी। लेकिन क्योंकि उन्हें हाल ही में ईशा के दादाजी की तबीयत के बारे में पता चला इसीलिए मौके का फायदा उठाने वो लोग आ गए। लेकिन ईशा को इस तरह से अपने सामने डंडा लेकर देखते हुए उनकी पीठ का दर्द फिर से जागृत हो गया। आनंदी जी ईशा को समझाते हुए बोली, बेटा तुम जो भी समझ रही हो बिल्कुल गलत समझ रही हो। हम तो बस तुम्हारी मिट्टी की सिंचाई करने आए और कुछ नहीं। देखो ना गर्मी आने वाली है लेकिन तुमने कुछ बोआ ही नहीं है तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे। उनसे बात सुनकर ईशा लकड़ी को बड़ी जोर से जमीन पर मारती है। एक जोर की आवाज के साथ बहुत सारी मिट्टी धूल बनकर हवा में उड़ने लगती है। अचानक से इतनी सारी धूल की वजह से आनंदी जी थोड़ा खांसने लगती और तभी उनके कानों में ईशा की गुस्से भरी आवाज आती है, हमारे खेतों में पिछले 2 साल से गर्मियों में कुछ भी नहीं बोआ आता है, इसीलिए झूठ बोलकर अपना फायदा ढूंढने की कोशिश मत करो। तो अच्छा है चाची आज सिंचाई के लिए आए हैं, कल को जब सब्जी पक जाएंगी तब मांगने भी आ जाऊंगी। इसी बहन रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, चुपचाप यहाँ से चालती बनो। बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो मेरे को दोष मत देना। उसकी बात सुनकर पहले तो आनंद जी बिल्कुल चौंक जाती है और सिर्फ आनंदी ही नहीं बल्कि घर में मौजूद रसोई घर से सारी बात सुन रहा है दादाजी भी चौंक जाते हैं। मैं तो यकीन ही नहीं होता कि उनकी भोली सी पोती आखिरकार समझदार हो गई। आप शांति से परलोक सिधार सकते हैं, कम से कम उनका ये डर तो खत्म हो गया। क्या कोई भी उनके पोती को बेवकूफ बनाकर निकल जाएगा? दूसरी तरफ आनंदी पहले तो चौंक जाती है, उसे समझ नहीं आता कि हमेशा मंदबुद्धि रहने वाली है लड़की इतनी समझदार कैसे हो गई। और जब ईशा के मुंह से खुद के लिए बुढ़ापा शब्द सुनती है तन का मन करता है अभी जाकर उसी लकड़ी से इच्छा को तब तक हमारे जब तक इसका मोटापा उसके शरीर से झड़ना जाए। लेकिन इससे पहले कि आनंदी कुछ कर पाती ईशा लकड़ी को उठाती है, आनंदी के हाथ पर खींचकर एक लकड़ी मारती है। डर के मारे आनंदी पीछे हट जाती है जिसकी वजह से अपना बैलेंस नहीं बन पाती और नीचे गिर जाती है। इन सब की वजह बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसने अभी अभी हवा कुछ चीरती हुई लकड़ी की तेज आवाज सुनी थी। सच में अगर अभी उसका ध्यान नहीं होता ना तो उसका हाथ पक्का टूट जाता। ईशा अपने सामने गिरी ने औरत को देखती है, फिर वापस से लकड़ी तेज से घूमते हुए कहती है, मेरी लकड़ी की आंखें नहीं है, किसी ने कहा मारती से दिखाई नहीं देता है। जल्दी से जो जैसा है उसे उसी तरह से करके यहाँ से निकल लो। इस बार आनंदी बिल्कुल भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए जल्दी से जल्दी नंदिनी के साथ मिलकर जो काम उसने अभी तक किया था उन सब काम को वापस से पहले जैसा कर लेती है। सारी मिट्टी को जहां से उठाया था वही ले जाकर रख देती है, आखिर अपना सारा सामान उठाकर ईशा को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहती है, याद रखना छोरी, इस बार तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अकेले हैं, लेकिन अब हम लोग जब आएंगे तब तो हम लोग में से किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, मोटी भैंस कहीं की। और फिर गुस्से में पर पटकते हुए नंदिनी के साथ वहां से चली जाती है। ईशा वापस अंदर आ जाती है और रसोई घर में जाते हुए उस लकड़ी को दरवाजे के पास रख देती है। उसे पता था जल्दी उसे इस बकरे की वापस जरूरत पड़ेगी। रसोई में जाकर खड़े दादाजी को देखती है जो कि उसे देख रहे होते, फिर पानी की तरफ इशारा करते हुए, दादाजी आप आ जाइए, मुझे नहाना है, मैं नहाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। ईशा की बात सुनकर दादाजी बिना कुछ करे रसोई घर से बाहर चले जाते हैं और आंगन में बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ ईशा जल्दी जल्दी नहाने लगती है। आप उससे ही अपने शरीर की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। उसे समझ नहीं आता आखिर दादाजी को उसकी बदबू से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। शायद इसीलिए क्योंकि दादाजी सच में ईशा को प्यार करते हैं। कम से कम 45 मिनट तक खुद को बेसन जरा करने के बाद आखिरकार उसके शरीर में से बदबू आना बंद हो जाती है। लेकिन जब वो अपनी स्किन को देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता, उसकी काले रंग से भी ज्यादा काली चमड़ी के थोड़ी गोरी हो गई थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो काले लोगों को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी गोरा होना अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। वैसे भी हमेशा से वो गोरी ही थी, इसलिए अचानक से शीशे में खुद को काला देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। फिर भले ही उसे पतले होने का तरीका पता हो लेकिन काली स्क्रीन का कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए जब उसे गोरा होने का तरीका मिल गया था वो तुरंत अपना लॉकेट उठाकर उसे किस करते हुए सारे भगवानों को थैंक यू बोलने लग गई, उसे इतना कीमती खजाना देने के लिए।
लेकिन जब उसे लॉकेट के असली मालिक की याद आई तब उसे का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके दिमाग में उन दोनों के बीच हुई कल रात की सारी चीज बिल्कुल किसी पिक्चर की तरह दिमाग में घूमने लग गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। जल्दी से अपने दिमाग से वो सारे ख्याल अपने दिमाग से हटाते हुए ऐसा ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिया। अभी वो बस अपने बारे में पूछ रही थी कि तभी कोई बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग गया। ईशा को पता था कि दादाजी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि वह नहा रही है। फिर इस समय कौन होगा? जल्द ही उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया जब उसे किसी की खबर आती हुई आवाज सुनाई दी। ईशा जीजी आप अंदर हैं, जल्दी से जाकर कहीं छुप जाइए, मेरा पूरा परिवार इसी तरफ आ रहा है, वो बहुत गुस्से में है। ईशा जीजी आपको सुनाई दे रहा है। ईशा बिना को ज्यादा बोल जाकर दरवाजा खोल देती है और उसकी नजर अपने सामने खड़ी एकदम दुबली पतली 16-17 साल की लड़की पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसने बड़े ही फटे पुराने कपड़े पहने थे। कोई भी देखकर यही सोचता कि लड़की बड़ी बेचारी है, लेकिन ईशा के दिमाग में अपनी इस दुश्मन के लिए ऐसा ख्याल तो कभी नहीं आएंगे। आखिर उसने उर्वी का असली चेहरा जो देखा है। आखिरकार उर्वी की एंट्री हुई है। अब पता नहीं ईशा अपनी इस माचिस की तिल्ली जैसे दिखने वाले दुश्मन से कैसे लड़ने वाली है। क्या मतलब है पूरा परिवार आ रहा है? अभी तो लकड़ी से मारकर भगाया था, फिर आ गए लातों के भूत। लातों से भी नहीं मानते आजकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।